हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 11वीं की बुक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है महासागरीय जल, और इस चैप्टर को हम लोगों ने विभिन्न वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज और एमआईक्यूज क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। मतलब एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर यहां पर रिवाइज करवा दिया जाएगा। दरअसल इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये होता है कि एग्जाम टाइम में आप लोगों की डिमांड होती है कि सर एक वीडियो से दूसरी वीडियोस में शिफ्ट होना हमारे लिए मुश्किल होता है, इसलिए आप वन शॉट रिवीजन वीडियो लेकर आ जाइए जिसमें हम लोग एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकें। तो बस आपकी इसी सुविधा का ध्यान मैग्नेट ब्रेन्स रखता है और हम आप लोगों के लिए इस चैप्टर को पूरी तरीके से बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से रिवाइज करने जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। एक बार फिर मैं बता देता हूं, चैप्टर का नाम है महासागरीय जल। सबसे पहले जल के ऊपर, खासकर महासागरीय जल के ऊपर कुछ खास बातें आप लोगों को इस चैप्टर में दी गई हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। फिर हम पहला टॉपिक इस चैप्टर में जो दिया गया है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से कहा गया है कि जल ही जीवन है। जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है। हमें पता है, हम लोगों ने अक्सर जो है ये लाइन लिखी भी देखी है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जितने जीवधारी रहते हैं सभी के लिए जल एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली हैं कि यह एक जलीय ग्रह है। हमारी पृथ्वी के जितने जीव हैं वो बहुत सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि सिर्फ हमारे सौरमंडल में आप सभी को पता है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जल की मौजूदगी है, और चूंकि जल पाया जाता है इसीलिए यहाँ पर जीवधारी रह सकते हैं। और यह हम लोगों का अस्तित्व जो आज जो है पृथ्वी पर इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि पृथ्वी पर जल पाया जाता है। जल हमारे सौरमंडल का दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य अथवा सौरमंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है। हमारे ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चूंकि हमारे ग्रह पर जल भरपूर मात्रा में पाया जाता है और अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीली नजर आती है, इसलिए हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट या फिर नीला ग्रह भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बेसिक बातें पहले से ही पता होंगी और वीडियो की ये वाली जो स्लाइड है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और अब जो है हम लोग देख लेते हैं जलीय चक्र यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। जलीय चक्र जो है इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। क्या बोल रहा है ये टॉपिक, एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी पर महाद्वीप पाए जाते हैं और महासागर पाए जाते हैं। अगर मैं महाद्वीपों की बात करूं, ठीक है, अगर मैं महाद्वीपों की बात करूं तो यहाँ पर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, यहाँ पर वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, यहाँ पर लोग भी पाए जाते हैं और यहाँ पर मैदान भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी पृथ्वी पर महासागर की मौजूदगी भी है। ये सभी चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है आप सभी को पता है वो क्या है? सूर्य। हमारी पृथ्वी पर एनर्जी कहां से आती है? वो सूर्य से आती है। जब सूर्य का ताप बराबर रूप से महाद्वीपों और महासागरों पर पड़ता है तो इस सूर्य की गर्मी की वजह से महासागरों का जल, नदियों का जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है। वाष्प बनकर जो जल ऊपर उठता है इसे हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। और पौधों की पत्तियों से जो पानी वाष्प बनकर अंतरिक्ष में जाता है इसको हम लोग बोलते हैं
वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन एक ही प्रक्रिया है। अगर जल के माध्यम से कोई जलीय संसाधन है, उसके माध्यम से जल से वाष्प बनकर ऊपर जा रही है तो इसको हम वाष्पीकरण बोलेंगे। और पौधों की पत्तियों के माध्यम से अगर जल अंतरिक्ष में जा रहा है तो इसे हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। जल ऊपर जाता है, जलवाष्प ऊपर जाती है तो क्या होता है, हम सभी को पता है, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि संघनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि बादलों का निर्माण होता है। बादलों के निर्माण के बाद क्या होता है, बादलों के निर्माण के बाद जो बादलों से जल है वो जमीन पर वापस आ जाता है। तो बादलों से जल जमीन पर वापस आ जाता है वर्षण के रूप में, चाहे वो द्रव रूप में आए, चाहे वो ठोस रूप में, ओले के रूप में आए। तो कुल मिलाकर कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे जल अंतरिक्ष में पहुंचा था, जैसे जल गर्मी की वजह से अंतरिक्ष में पहुंचा था, घूमकर वो वापस क्या हो गया, जमीन पर, धरातल पर आ गया। तो एक चक्र, एक साइकिल जो है वो निर्मित हो गया। इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं जलीय चक्र या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और उसी को समझाने के लिए मैंने ये चित्र जो है वो बनाया था। मतलब जल जहां से चला था वहीं पर क्या हो गया, वापस आ गया। तो हमें इस जलीय चक्र को समझना है इस स्लाइड में कि जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका उपयोग एवं पुनः उपयोग हम कर सकते हैं कि नहीं। वर्षा का जो जल है उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। ये देख लीजिए, धरातल से बहकर भी कहां पर चला जाता है, महासागर में, महासागर से अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से वापस बरसकर कहां जाता है, वापस जो है धरातल पर आ जाता है, धरातल से बहकर महासागर में। तो एक साइकिल जो है अपने आप क्रिएट हो जाता है। जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। अगर आप लोगों से एक लाइन में पूछ लिया जाए कि भाई जलीय चक्र क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि पृथ्वी पर, इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या जलीय चक्र द्वारा की जाती है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है। ऐसा तो है नहीं आजकल परसों जो है जलीय चक्र चल रहा है, उसके पहले नहीं चल रहा था, नहीं, करोड़ों वर्षों से यही साइकिल जो है वो क्रिएट हो रहा है। और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है, चाहे वनस्पति हो, चाहे जीवधारी हो, सभी का जीवन जो है वो जल से ही चलता है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है भाई, वायु मतलब ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बिना हम कुछ सेकंड के बाद ही जो है वो प्राण हम छोड़ देंगे अगर हमें ऑक्सीजन ना मिली तो, और कुछ देर बाद हम और प्राण छोड़ देंगे अगर हमें जल ना मिले। ठीक है, तो ऑक्सीजन यानी वायु और कुल मिलाकर जल, ये दोनों ही तत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है, हर जगह जल समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं पर जल ज्यादा है, कहीं पर जल कम है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है, भरपूर मात्रा में जल मौजूद है, जबकि बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये डायग्राम जो मैंने बताया है ये समझ में आ गया होगा। मज़ा आ रहा है ना वीडियो में? अगर वीडियो क्लियर है, मैं जो समझा रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों अर्थात गैस, तरल व ठोस रूप में जल का परिसंचरण है। मतलब पूरे वायुमंडल में जल जो है वो ठोस, द्रव, गैस के रूप में घूमता रहता है। जो चीज मैंने पिछले डायग्राम में बताई थी वो यहाँ पर भी दी गई है, देख लीजिए। महासागर है तो वो वाष्प के रूप में पानी देख लीजिए ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से फिर संघनन की प्रक्रिया हो रही है, बादल यहाँ पर दिख रहे हैं हम लोगों को, वर्षण हो रहा है, बारिश गिर रही है। तो इसी डायग्राम को मैंने पिछले वाले डायग्राम, मतलब इस ये एनसीईआरटी का डायग्राम को मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधःस्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से है। तो इन सभी के बीच जल का सतत रूप से आदान प्रदान चलता रहता है, जल आते रहता है, जाते रहता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए यहां पर इस तालिका में आप लोगों को जलीय चक्र या जल चक्र के घटक एवं प्रक्रियाएं बताई गई हैं, जो चीजें आप लोगों को बचपन से ही पता है। जैसे महासागरों में जो जल है वो जलीय प्रक्रिया में किस प्रकार हिस्सा लेता है।
जल चक्र में वायुमंडल में जो जल है वो जलीय चक्र जो होता है उसमें किस प्रकार हिस्सा लेता है, हिमनद या ग्लेशियर्स जो होते हैं वो जलीय चक्र में किस प्रकार हिस्सा लेते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे महासागरों में अगर जल इकट्ठा है, संग्रहित है, तो वो जल क्या होगा, वो जल उस जल का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, ऊर्ध्वपातन होगा। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि किसी किसी ठोस चीज का द्रव में बिना बदले सीधे गैस में बदलना, इसे हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, वो कर्पूर गौरम वाला कपूर आप जलाते हैं, पूजन पाठ में आप लोगों ने यूज किया होगा। कपूर अगर हम जलाते हैं तो वो द्रव में बदलता है क्या, नहीं, वो सीधे ठोस से कहां पर बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि हमारे पूरी पृथ्वी में जो भी जल के स्रोत हैं, जहां से भी जल मिलता है, वो जलीय प्रक्रिया में किस प्रकार हिस्सा लेता है। महासागर का जल कैसे हिस्सा लेता है, उस जल का वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। वायुमंडल में अगर जल है तो वो कैसे जलीय चक्र में हिस्सा लेता है, वो जल संघनन की प्रक्रिया द्वारा, वर्षण के द्वारा वापस धरातल पर आ जाता है जब बादलों का निर्माण होता है। ग्लेशियर्स का जो जल है, जमा हुआ जल है, वो कैसे हिस्सा लेता है जलीय चक्र में, वो जल पिघल जाता है ना। तो हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में वो जल बहता है, महासागरों में पहुंचता है, महासागरों में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन होता है और संघनन के बाद वो वापस धरातल पर आ जाता है। इसी तरीके से धरातलीय जल बहाव, अगर कहीं पर नदियां हैं, झीलें हैं, तो वो क्या होता है, जलधारा के रूप में बहता है। इसी तरीके से अगर भूमि के अंदर जल के स्रोत मौजूद हैं, मतलब भौम जल संग्रहण है, तो उस जल का विसर्जन एवं झरनों के द्वारा पुनः उपयोग हो जाता है और वो अंतरिक्ष में जो है वो पहुंच जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये तालिका बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक बातें हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। इन सभी बातों को किसी ना किसी तरीके से हम लोगों ने यूज किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। अब ये जो फैक्ट आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, देख लीजिएगा, ये फैक्ट बहुत अच्छे तरीके से गलत है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% जो भाग है वो महासागरों में पाया जाता है। तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी हुई है। मैंने जानबूझकर इसलिए नहीं सुधारी है ताकि मैं आपके सामने ये बता सकूं कि हाँ, ये चीज एनसीईआरटी में गलत दी हुई होती है। 100% एनसीईआरटी पर हम लोग भरोसा नहीं रख सकते, लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स का काम यह है कि सही आप लोगों को मार्गदर्शन करना। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना, 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। 97, तो बचा कितना भाई, बचा 3%। 3% जल कहां आएगा, तो ये 3% जल है वो मीठा पानी है। मीठा पानी मतलब जिसको हम पी सकते हैं, और वो मीठा पानी कभी नदियों में है, झरनों में है, ग्लेशियर्स में है, भौम जल यानी ग्राउंड वाटर के रूप में संग्रहित है। तो सोच कर देखिए, 97% जो पानी है हमारे लिए उपयोग का है क्या, हमारे लिए डायरेक्ट उपयोग का नहीं है, इनडायरेक्ट उपयोग का है क्या, हाँ इनडायरेक्ट उपयोग का है। क्यों, क्योंकि महासागर का ये जो जल है ये वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचता है, और वो जब गिरता है पानी तो उसमें फिर खारापन नहीं होता, उसको हम यूज कर सकते हैं। इसलिए इनडायरेक्टली ये जल हमारे लिए काम का है, लेकिन डायरेक्टली हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। इस फैक्ट को आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, शेष जल मतलब इस 3% की बात हो रही है। ये जल ताजे जल के रूप में हिमानियों में, हिमटोपियों में, मतलब ग्लेशियर्स की बात हो रही है। भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर की बात हो रही है। झीलों में, मिट्टी में, आर्द्रता के रूप में, सरिताओं के रूप में या जीवों में हमारे अंदर जल मिलता है कि नहीं, हमारे अंदर भी पानी है। हमारी बॉडी जो है वो पानी से बनी हुई है, आप सभी को पता होना चाहिए। मतलब जीवों में भी ये जल जो है वो संग्रहित है। इस 3% की बात हो रही है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। मतलब 59% जल की बात हो रही है, ये महासागरों से एवं अन्य स्रोत से अंतरिक्ष में चला जाता है। ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज ये ऊपर के 2 पैराग्राफ तो आप लोगों को पता ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिम नदी का रूप ले लेता है। तो कुछ भाग क्या होता है, धरातल पर बहता रहता है, कुछ रिस जाता है, भूमि के नीचे वापस चला जाता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीकरणीय योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ रही है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और चिंता का विषय है। क्या भाई, कि ये पृथ्वी पर जितना जल है, जिस जल को हम पी सकते हैं, एक बात और याद रखिएगा, जिस जल को हम नहीं पी सकते, मतलब जो जल
खारा होता है, उसको हम सॉल्टेड वाटर बोलते हैं, खारा जल बोलते हैं, जैसे महासागरों का, उसको हम पी नहीं सकते, हमारे लिए यूज़ का नहीं है। 97 जल ही जल, हमारी पृथ्वी पर जल ही जल मौजूद है, लेकिन वो जल हमारे लिए काम का नहीं है, उस जल का हम उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो खारा है। कौन सी जल का हम उपयोग कर सकते हैं? जो मीठा है। मीठे का मतलब ये नहीं होता कि उसमें शक्कर घुली हुई है, मीठे जल का मतलब होता है ऐसा पानी जिसको आप पी सकते हैं। जनरली घरों में जो यूज होता है ना पीने के लिए, उस पानी को मीठा जल बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में फ्रेश वाटर बोलते हैं। हिंदी में ताजा जल भी बोला जाता है, ताजा पानी, ठीक है। तो मीठा पानी हो, ताजा पानी हो, फ्रेश वाटर हो, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये जो मीठा पानी है ना जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, ये नवीकरणीय तो है, लेकिन ये जो जल है ये निश्चित मात्रा में नवीकरणीय है। क्यों? क्योंकि बारिश के रूप में मान लीजिए मीठा पानी गिर रहा है, ठीक है, ऐसा पानी, बारिश का पानी हम पी सकते हैं। मान लीजिए बारिश का जल जो है वो गिर रहा है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जीवधारी कर सकते हैं, लेकिन क्या हम पूरे बारिश के पानी का उपयोग कर पाते हैं? नहीं भाई, ये बारिश का पानी तो कुछ जगह खेतों में गिरता है, कुछ सड़कों में गिरता है, कुछ महासागरों के ऊपर ही गिर जाता है, तो वो जल तो हमारे काम का रहा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो खेतों में गिरा, जमीन पर गिरा, महासागरों में गिरा, वो तो प्रदूषित हो गया ना। हमारे लिए ऐसा पानी नवीकरणीय हो वो बहुत कम क्वांटिटी में है, बल्कि नवीकरणीय योग्य होना चाहिए। आज के समय में हालांकि टेक्निक्स जो हैं वो अपनाई जा रही हैं कि कैसे हम वर्षा जल का संग्रहण कर सकें। गांव में ऐसा हम करते हैं, तालाब बना देते हैं, कई बार हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे जो है उपकरण या ऐसी विधि जो है अपनाते हैं घरों में, लेकिन ऐसे घर बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, ठीक है। तो मांग तो लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रही है, हम उसका रीयूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज आप कहीं भी जाइए, आप लोगों को सील पैक बॉटल पानी ही खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह आप देखते हैं कि प्रदूषित जल मौजूद है और अधिकतर जो बीमारियां हैं वो पानी से हो रही हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में कि डायरिया हुआ, हैजा हुआ, ये कुछ बीमारियां हैं जो गंदा दूषित पानी पीने से हो जाती हैं। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक एवं कालिक दोनों रूपों में जल का संकट पैदा हो जाता है। अब भाई जल का हम रीयूज नहीं कर पाएंगे, अगर हम उसका नवीकरण नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है हमारे लिए संकट तो पैदा होगा ही। नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। अब क्यों नदी जल के प्रदूषण ने बढ़ा दिया है? भाई नदियों का पानी ताजा पानी है, मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है, जिसको हम पी सकते हैं, घरेलू उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आज नदियां बहुत प्रदूषित हो चुकी हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, ये कितनी प्रदूषित हो चुकी हैं। अब अगर ये प्रदूषित हो जाती हैं तो हमारे लिए दोहरी चुनौती, दोहरा संकट पैदा हो जाता है। कौन सा दोहरा संकट? एक तो मीठा पानी, ताजा पानी बहुत कम क्वांटिटी में है, अगर है भी तो उसको हम नहीं बचा पा रहे। क्यों नहीं बचा पा रहे? क्योंकि यहां पर प्रदूषण हो रहा है। भैया जल प्रदूषण तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कभी हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे, देख भी चुके हैं बेसिकली, लेकिन यहां पर सिर्फ जल की महत्ता आप लोगों को बताई जा रही है कि कैसे जल जो हम उपयोग भी कर सकते हैं वो तक प्रदूषित हो जाता है। तो फिर तो बहुत सोचने वाली, दिक्कत वाली बात हमारे लिए पैदा हो जाती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। मजा आ रहा है कि नहीं पहले ये बताइए। अगर वीडियो में मजा आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है महासागरीय अधस्थल का उच्चावच। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? महासागरीय अधस्थल का उच्चावच। कहने का मतलब यह है, इस टॉपिक को अगर हम लोग समझें, अक्सर हम लोगों को धरातल पर हम लोगों ने पर्वत देखें, धरातल पर हम लोगों ने पठार देखें, धरातल पर हम लोगों ने मैदान देखे हैं, धरातल पर हम लोगों ने कुछ खाइयां भी देखी हैं, है ना। ये धरातल पर ये सभी स्थलाकृतियां तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखे हैं। पर्वत, पठार, मैदान, खाइयां, ये सब देखे हैं। क्या आप सभी को पता है कि ये सब स्थलाकृतियां पानी के अंदर भी मौजूद होती हैं? अक्सर हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया, लेकिन महासागर के अंदर भी इस तरीके के उच्चावच पाए जाते हैं, ऊंचे नीचे स्थान पाए जाते हैं। महासागर के अंदर भी लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, महासागर के अंदर भी पठार हैं, महासागर के अंदर भी मैदान हैं, महासागर के अंदर भी खाइयां हैं, यहां तक कि महासागर के अंदर द्वीप समूह भी मौजूद हैं। तो ये सभी स्थलाकृतियां महासागर के अंदर मौजूद हैं और हम इन्हीं स्थलाकृतियों को इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, महासागरीय अधस्थल का उच्चावच। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को टॉपिक का मतलब जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या लिखा गया है।
महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में बृहद गर्तों में स्थित है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी महासागर आज के समय हमें नजर आ रहे हैं ये कैसे बने होंगे। अक्सर हुआ ये होगा, अगर मैं ये इस मैप को, ये ग्लोब को खोल दूं पूरा, तो हुआ ये होगा कि जो ऊंचे स्थान होंगे वहां पर पर्वत पठार मैदान वगैरह कुछ बन गए होंगे, लेकिन कहीं पर पृथ्वी के निर्माण के क्रम में कहीं पर गर्त होगा, मतलब गड्ढा बना होगा। वहां पर क्या हुआ होगा, हिम के पिघलने से या फिर बारिश के होने से पानी जो है इस गड्ढे में कहीं पर एकत्रित हो गया होगा। तो हमारी पृथ्वी पर जहां जहां गर्त या गड्ढे बने हुए हैं वहां पर ये पानी इकट्ठा हो गया होगा और बाद में हमने इसे नाम दे दिया महासागर और इसे नाम दे दिया महाद्वीप। तो ये क्या है, ये महाद्वीप है, ये क्या है, ये महासागर है। तो देख लीजिए, महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में बृहद गर्तों में स्थित है। ये देखिए महासागर क्या है, एक तरीके की गर्त में ही स्थित है ना, जितने भी महासागर हैं। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे में इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना, मतलब बाउंड्री डिसाइड करना कठिन हो जाता है। भाई अगर हम मैप पर देखते हैं, जैसे मैं मैप बना रहा हूं ना, वैसे ही प्रैक्टिस आप लोगों को बार बार करनी है। अगर आप मैप के सहारे पढ़ते हैं ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, हमेशा चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। अब अगर आप उपन्यास की तरह, कहानी की तरह बस इसे पढ़ते जाएंगे, मैप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम भूगोल रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसमें मैप का बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए पहले दिन से ही मैं कह रहा हूं कि आपके स्टडी टेबल के सामने मैप लगा होना चाहिए, और अगर मैप नहीं लगा है मतलब आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, खैर टॉपिक पर आते हैं हम लोग। तो ये लिखा गया है कि महाद्वीपों के विपरीत महासागरों की बाउंड्री डिसाइड करना कठिन काम है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? अक्सर आप लोगों ने मैप पर देखा होगा कि ये देख लीजिए, यहां पर मान लीजिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहां पर मान लीजिए ये साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहां पर यूरोप है, यहां पर पूरा एशिया है। इस तरीके से यहां पर क्या है, यहां पर अफ्रीका महाद्वीप है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सब हम लोगों को पता है, हम लोगों को महाद्वीपों की बाउंड्रीज पता है, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से बनाई भी है ना। बहुत अच्छा चित्र नहीं बनाया लेकिन अनुमान आप लोगों को लग जाएगा। ठीक है, तो महाद्वीपों की बाउंड्री हम लोगों को पता है, हम लोगों ने बनाई हुई है, चित्र में बार बार प्रैक्टिस भी की हुई है। लेकिन महासागर, अक्सर आप देखेंगे महासागर तो उस महासागरों का जो जल है वो तो आपस में जुड़ा हुआ है। भाई महासागरों का जो जल है वो तो आपस में जुड़ा हुआ है ना, कोई बाउंड्री नहीं है जैसी महाद्वीपों में। फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर अटलांटिक महासागर नाम दे दिया है, यहाँ पर हम लोगों ने हिंद महासागर नाम दे दिया है, यहाँ पर प्रशांत महासागर नाम दे दिया है, आर्कटिक, ये सब महासागरों के नाम हम लोगों ने दे दिए हैं। क्यों दे दिए हैं? अध्ययन की सुविधा के लिए भूगोल वेत्ताओं ने ये नाम दे दिए हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि महाद्वीपों की बाउंड्री डिसाइड करना तो बहुत आसान है, दिखती भी है हमें सैटेलाइट इमेज से, लेकिन महासागरों का जल तो आपस में जुड़ा हुआ है। भाई महासागरों का जल क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका सीमांकन करना, इनकी बाउंड्री डिसाइड करना थोड़ा कठिन काम है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है। फिर भी भूगोलवेत्ता तो भाई स्टडी के या अध्ययन के दृष्टिकोण से तो कुछ ना कुछ करेंगे ना, इसलिए उन्होंने पूरी पृथ्वी पर जहां जहां पानी भरा हुआ था, मतलब महासागर थे, उनको कुछ नाम दे दिए हैं। वो नाम क्या है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर एवं आर्कटिक महासागर। तो इस तरीके से महासागरों के नाम भूगोलवेत्ताओं ने दे दिए हैं। हालांकि कई और जो हैं छोटे छोटे सागर जो हैं खाड़ियों के रूप में मौजूद हैं, और अनेक समुद्र, खाड़ियां, गल्फ एवं अन्य निवेशिकाएं इन बड़े 5 महासागरों के भाग हैं। मतलब मुख्य रूप से सिर्फ ये 5 बड़े महासागर नहीं है, और भी हम लोग जल राशियों के बारे में पढ़ते हैं तो काला सागर, बाल्टिक सागर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कैस्पियन सागर, ये सभी महासागरों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ हम रहे हैं मध्यस्थल का उच्चावच, लेकिन कुछ बेसिक बातें पहले आप लोगों को महासागरों के बारे में पता तो चल जाए। महासागरीय अधस्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। मतलब जो हम पर्वत, पठार, मैदान, खाइयां जो महासागर के अंदर मौजूद हैं, अगर हम इनकी बात करें ना तो ये कहां पर पाए जाते हैं? समुद्र तल से 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाए जाते हैं, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अधस्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है।
कहने का मतलब ये है कि महासागरों के जल के नीचे की जो भूमि है वो महाद्वीपों से कहीं अधिक जटिल है। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो इस पर महासागर कितने % भागपन है? 71% भागपन है, और लगभग 29% भाग पर महाद्वीप जो है वो मौजूद है। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है। अब सोच कर देखिए, 29% भाग पर जिस पर महाद्वीप मौजूद हैं उस पर हम लोग पर्वत, पठार, मैदान, खाइयां सबका अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन अध्ययन हम लोगों ने सिर्फ 29% भाग का किया है। 71% भाग का तो हम लोगों ने अभी तक अध्ययन ही नहीं किया। लेकिन मैंने बता चुका हूं कि इस 71% भाग पर भी कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, कहीं पर खाइयां मौजूद हैं। 29 का अध्ययन करते करते ही हम थक जाते हैं, और यहाँ पर तो 71% भाग अभी बचा हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो भाग है ये कहीं अधिक जटिल है। ठीक है, तो महासागरों के जल के नीचे की जो भूमि है वो महासागरीय अधस्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। वैसे हम लोग अभी देखने वाले हैं। महासागरों की तली में, मतलब एकदम हम महासागर के नीचे पहुंच जाएंगे तब हमें वहां पर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। हमें सबसे गहरे गर्त यानी गड्ढे देखने को मिलते हैं। सबसे बड़े मैदान हमें महासागरों की तली में देखने को मिलते हैं। और ये सब होने के कारण ये सब क्या है? ऊबड़ खाबड़, मतलब महासागर की जो तली है वो ऊबड़ खाबड़ है। तो मैंने बताया ना, अक्सर हम लोगों को बात आती है कि भाई हम लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो अक्सर हम लोग जो है हिमालय पर्वत या जो है वो माउंट एवरेस्ट का नाम ले लेते हैं। सबसे ऊंचा, सबसे लंबी की बात आती है तो हम एंडीज पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला, फिर हिमालय पर्वत श्रृंखला, लंबी पर्वत श्रृंखला की बात ले लेते हैं। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट का जो है हम लोग जिक्र करते हैं। इन सभी का जिक्र करते करते हम ये भूल जाते हैं कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो महासागर के अंदर मौजूद है भाई, जिसका कोई जिक्र नहीं करता। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिक, ज्वालामुखी एवं निक्षेपण की क्रियाओं से बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे निर्माण महाद्वीपों के ऊपर पर्वतों का हुआ है, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट और इंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, इनका निर्माण जिस प्रकार जिन प्रक्रियाओं से हुआ है वैसी ही प्रक्रियाओं से महासागरों के अंदर जो पर्वत बने हैं वैसे ही बने हैं। अगर हम महासागरों की बात करें तो सबसे गहरे गर्त या गड्ढे की बात करें तो मेरियाना ट्रेंच की बात आती है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। अब महाद्वीपों पर जो चीजें बनी हुई हैं वो तो हम लोगों ने पढ़ी है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कैसे दो प्लेटें टकरा रही हैं। याद आ रहा होगा आप लोगों को कि गोंडवाना प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है आपस में टकरा रही है और हिमालय पर्वत बना है। ज्वालामुखी फटने से ज्वालामुखी पर्वत बने। ऐसी ही कुछ गतिविधियां महासागरों के नीचे भी हो रही हैं। महासागरों वाली भी तो प्लेट हम लोगों ने पढ़ी थी, तो महासागरों वाली प्लेट भी आपस में टकरा रही हैं, दूर जा रही हैं। इस वजह से भी कुछ संरचनाएं बनी हैं। महासागरों के नीचे भी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। याद रखिएगा, महासागरों के अंदर भी ज्वालामुखी मौजूद हैं। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिक, मतलब टेक्टोनिक, जिसको हम प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत में पढ़े थे, वो ज्वालामुखी एवं निक्षेपण की क्रियाओं से बने हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मजा आ रहा है कि नहीं वीडियो में, पहले ही बताइए। अच्छा लग रहा है ना? वीडियो समझ में आ रही है? मैं जो समझा रहा हूं आप तक पहुंच रहा है? तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए, ये जो चित्र यहां पर दिए गए हैं ना, ये 3 चित्रों को अभी मैं समझाने वाला हूं, फिर हम लोग जो है वापस इन चित्रों पर लौट कर आएंगे, लेकिन अभी मैंने समझा दिया तो आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। चलिए हम लोग इन चित्रों को समझ लेते हैं और ये देखते हैं कि हमारे महासागर में कौन कौन से भाग, कौन कौन से उच्चावच पाए जाते हैं। तो अब हम लोगों को पढ़ना है महासागरीय अधस्थल का विभाजन। मतलब अब हम महाद्वीपों को छोड़ दें, हमें जो महाद्वीपों पर नजर आ रहा है उसको हम छोड़ दें। अब हम अध्ययन करेंगे सिर्फ महासागरों का। और महासागर अधस्थल है तो पहले हम लोग उसका डिवीजन देख लेते हैं कि भाई किस प्रकार डिवीजन किया गया है। तो अक्सर आप गौर करेंगे कि जैसे मान लीजिए, जैसे ये भारत है,
भारत में अगर आप मान लीजिए कि चेन्नई के तट पर खड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर आप मुंबई के तट पर खड़े हुए हैं, कोचीन में खड़े हुए हैं, कहीं भी तटीय इलाके में आप लोग खड़े हुए हैं, आप सोचते हैं कि यहाँ पर बेहतरीन जो है बहुत अच्छे से बंगाल की खाड़ी मतलब कुल मिलाकर समुद्र है। आप सोचते हैं कि यार मैं समुद्र के अंदर जो है उतरने की कोशिश करता हूँ, वैसे ऐसे करना नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं कि चलो भाई या मैं जो है इस समुद्र के अंदर उतरने की सोचता हूँ। तो जैसे ही आप तट पर खड़े हैं, एक कदम बढ़ाएंगे तो क्या तुरंत आप डूब जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। अब आप कभी नदी गए होंगे, किसी भी नदी में आप लोगों ने नहाया होगा, तो तुरंत आप लोगों ने एक कदम बढ़ाया तुरंत डूब जाते हैं क्या? नहीं, पहले क्या होती है, ढाल आती है ना, ढाल आती है जिसमें आपके पहले पंजे डूबते हैं, फिर आपके घुटने डूबते हैं, फिर आपका आधा शरीर डूबता है, फिर आपकी पूरी बॉडी डूबती है। तो कहने का मतलब यह है कि महासागर की जो तली है मतलब अधस्थल है, इसको हम 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप मुंबई में खड़े हैं, तो मुंबई में आप लोगों को कहीं पर्वत मौजूद है। मान लीजिए कि आप मुंबई में खड़े हुए हैं और मुंबई में आपको पता चलता है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं मैं, ठीक है, काल्पनिक सिचुएशन है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि कैसे महासागर के अधस्थल या उच्चावच जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप मुंबई में खड़े हुए हैं, मुंबई में आप लोगों को कहीं पर जो है पर्वत नजर आ रहा है, कहीं पर पठार नजर आ रहा है, ये पर्वत है, कहीं पर आप जाते हैं तो आपको पठार नजर आता है, कहीं पर मैदान नजर आता है, वहीं पर मुंबई में जो है आप लोगों को कोई पेड़ पौधे जो है वो नजर आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और आप जो है वो बीच पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। बीच पर जैसे ही आप पहुंचते हैं तो आपने सोचा कि मैं महासागर के ऊपर जो है वो पैर रखने की सोचता हूं या बीच में नहाने की सोचता हूं, तो जैसे ही आप बीच में कूदते हैं या उसके ऊपर पैर रखते हैं तुरंत आप डूब जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। होता क्या है भाई, आइडियली जो है क्या सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिलती है, आइडियली ये होता है कि जैसे ही आप बीच पर जाते हैं तो पहले जो है एकदम बहुत लो लेवल की ढलान आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसमें आपके पहले पंजे डूबते हैं, फिर आपके घुटने तक पानी आता है, फिर आपकी कमर तक पानी आता है और धीरे धीरे आपका पूरा शरीर डूबता है। तो मतलब यहाँ पर ढलान जो होती है बहुत कम होती है, पानी तो भरा होता है लेकिन ढलान जो होती है वो बहुत कम होती है। फिर आप थोड़ी आगे जैसे ही बढ़ते हैं आपको पता चलता है कि एक तीव्र ढाल जो है आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। यदि आप आगे बढ़ेंगे तो महासागरों में एक तीव्र ढाल जो है वो देखने को मिलेगी। इस ढाल के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि जैसे मैदान महाद्वीपों पर मौजूद होते हैं वैसे ही मैदान जो है वो महासागरों में है। फिर जैसी खाइयां महाद्वीपों पर मौजूद होती है वैसी खाइयां भी आप लोगों को महासागरों में देखने को मिलेंगी। कुछ इस तरीके के उच्चावच स्ट्रक्चर जो है वो पाए जाते हैं। अब होता यह है कि उनमें सिर्फ पानी भरा होता है, मतलब यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या भरा हुआ है, यहां से पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पानी में डूबा होता है। तो मैं एक बार जो है यहां पर पानी बना दे रहा हूं। तो कुल मिलाकर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये महाद्वीप हैं, ये महासागर हैं। जैसे ही आप महासागरों में जाते हैं तो आपको थोड़ी लो लेवल की ढलान जो है यहां पर देखने को मिलती है। ढलान जो है एकदम कम है, धीरे धीरे आप जाते हैं तो आपको फिर तीव्र ढाल जो है वो देखने को मिलती है। तो जहां पर ढलान जो है एकदम कम है, ढलान जहां पर कम है मतलब मैं उसको अगर बांट दूं, इस एरिया को अगर मैं बांट दूं यहां से लेकर इस यहां तक, ये ढलान आपको बहुत कम नजर आ रही है। इस ढलान को बोला जाता है महाद्वीपीय शेल्फ। इसको क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय शेल्फ बोलते हैं। इतने हिस्से को महाद्वीपीय शेल्फ बोला जाता है। यहां से लेकर एकदम लास्ट वाला अगर कोई हम एरिया देखें जहां से एकदम तीक्ष्ण ढाल जो है वो शुरू हो रही है, तो यहां से लेकर नीचे तक का ये जो हिस्सा है इसे बोला जाता है महाद्वीपीय ढाल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। तो ये जो हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, यहां पर तीव्र ढाल जो है वो देखने को मिल रही है, इसको बोल रहे हैं महाद्वीपीय ढाल। फिर है गहरे समुद्री मैदान। तो यहां पर देख लीजिए एकदम मैदान जैसा इलाका है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं गहरे समुद्री मैदान। और फिर लिखा गया है महासागरीय गभीर, मतलब इसमें हम गर्त वगैरह पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले नंबर को हम लोगों ने बोला है महाद्वीपीय शेल्फ। ये क्या है? ये महाद्वीपीय शेल्फ है। ये क्या है? तो भाई ये महाद्वीपीय ढाल है। ये क्या है? तो ये महाद्वीपीय या गहरे समुद्री मैदान है। और लास्ट में महासागरीय गभीर। पहले मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं। हेडिंग क्या है? हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं महासागरीय अधस्थल का विभाजन। पूरे महासागर को अगर हम बांट दें तो महासागरों में, किसी भी महासागर में आप चले जाइए, अटलांटिक हो, प्रशांत हो, महासागरों में आप जाएंगे, तट से जैसे ही आप महासागरों में उतरने की कोशिश करेंगे, शुरुआत में आपको कम ढलान देखने को मिलेगी, फिर ज्यादा ढलान देखने को मिलेगी, फिर नीचे मैदान देखने को मिलेंगे और मैदान में ही कई बार जो है
गर्त हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये गर्त जो है वो ढलान में भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, गर्त कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर है, गर्त यहाँ पर भी हो सकते हैं, हालांकि मग्न तट पर गर्त नहीं देखने को मिलते। तो इस तरीके से हम लोग जो है 4 डिवीज़न कर सकते हैं महासागरीय अधस्थल का। एक चीज़ और याद रखना है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस तरीके से ही विभाजन करते हैं, हमें महासागरों की तली में और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमें कटक देखने को मिलते हैं। दरअसल जो पर्वत महासागरों के अंदर मौजूद होते हैं उन पर्वत को कटक बोला जाता है। तो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है कि कटक लिख दिया तो समझ नहीं आ रहा कि सर पता नहीं क्या बता दिया सर ने, कटक नहीं। जो सागर के नीचे पर्वत मौजूद होते हैं, श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद होती हैं, उनको हम कटक बोलते हैं, पहाड़ियाँ बोलते हैं। समुद्री टीला, निमग्न द्वीप, खाइयाँ और गड्ढे भी महासागर के अंदर मौजूद होते हैं। तो पहले हम ये 4 डिवीजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद महासागरों के अंदर जो चीज़ें मिलेंगी ना उसको एक एक करके पढ़ेंगे कि भाई समुद्री टीला क्या होता है, निमग्न द्वीप क्या होते हैं, ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो डायग्राम मैंने बताया है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं वीडियो में? मज़ा आ रहा है ना? तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि समुद्री शेल्फ क्या होता है, उसके बाद हम लोग जो है वो समुद्री ढाल, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम को अब मैं मिटा दूं क्या? याद रहेगा, हम महाद्वीपीय शेल्फ पढ़ रहे हैं। महाद्वीपीय शेल्फ मतलब अभी हम सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहे हैं, इतने हिस्से की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए मैं बने रहने देता हूँ चित्र, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूँ। चलिए ठीक है, ये इसको मैंने थोड़ा सा साफ कर दिया है। अब ये जो है महाद्वीपीय शेल्फ है, इसको भी चलिए मैं मिटा देता हूँ। ये चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, मतलब ये महाद्वीप के ही पार्ट होते हैं, महाद्वीप के ही पार्ट होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कोई सा भी महाद्वीप, सपोज करिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को आप उठाने की कोशिश करते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को आप ऊपर उठाते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ इतना हिस्सा ऊपर नहीं उठेगा, इसके आसपास का हिस्सा भी ऊपर उठेगा। मतलब ये जो महाद्वीपीय शेल्फ बना हुआ है ना, ये शेल्फ जो है वो महाद्वीप का ही हिस्सा होता है, इसलिए इसमें महाद्वीपीय शेल्फ जो है शब्द लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं। अब मैं क्या लिखा गया है कि महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है। ठीक है, ये गहरा भाग है क्या? नहीं, गहरा भाग तो भाई नीचे है। ये महासागर का सबसे उथला भाग होता है। कैसा भाग होता है? सबसे उथला भाग होता है। यह इसकी जो औसत अगर हम लोग प्रवणता देखें, मतलब ढाल देखें, ढाल को जो है वो डिग्री में मापा जाता है, ढाल को ही एक शब्द प्रवणता से संबोधित किया जाता है। तो इसकी जो प्रवणता है, यह ढाल जो है वो 1 डिग्री से भी कम होती है। बहुत कम ढाल है, ये देख लीजिए यहाँ पर बहुत कम ढाल है। इसकी तुलना में अगर हम महाद्वीपीय ढाल जब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो इसकी ग्रेडियंट या ढाल जो है बहुत ज़्यादा है। 1 डिग्री नहीं है, ये तो 2, 3, 4 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन जो ढाल है वो 1 डिग्री या उससे भी कम देखने को मिलती है। इसलिए आप जैसे ही समुद्र में जाएंगे तुरंत नहीं डूबेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे अब मैं समुद्र के अंदर जो है वो जा रहा हूं, गहराई बढ़ रही है धीरे धीरे। लेकिन ठीक है, यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। ये जो शेल्फ है कहां पर समाप्त हो रहा है? आप देख रहे हैं जहां पर एकदम तीव्र ढाल स्टार्ट हो रही है वहां पर ये वाला शेल्फ जो है या ये वाला जो हिस्सा है वो समाप्त हो जाता है, जिसे शेल्फ अवकाश बोलते हैं। मतलब ये जो सिरा है यहाँ पर, ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम शेल्फ अवकाश बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये समाप्त हो जाता है। महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। मतलब ये जो हिस्सा हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है ना, ये जो हिस्सा यहाँ पर बताया गया है, इसकी चौड़ाई हर जगह अलग अलग होती है। कुछ महाद्वीप हैं वहाँ पर जो है सिर्फ 300-400 किलोमीटर चौड़ा है, पता लगे। मतलब चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें, ढाल बहुत कम है, ये 300-400 किलोमीटर तक कम ढाल देखने को मिलती है। कुछ जगह 1500 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, कुछ जगह बहुत ही कम देखने को मिलती है। मतलब हर जगह महाद्वीपीय शेल्फ की जो चौड़ाई है वो अलग अलग होती है। देख लेते हैं, महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम हर महासागर का जिक्र करें तो हर महासागर की को अगर हम लोग काउंट कर लें, मिला लें, तो पता चलता है महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 80 किलोमीटर
होती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होती, मतलब कुछ जगह तो ये वाला हिस्सा होता ही नहीं है या बहुत कम होता है, डायरेक्ट ढाल स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें भारत का जो पूर्वी तट है, ठीक है, भारत का जो ये वाला पश्चिमी तट है, भारत का जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट का अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो पूर्वी जो तट है ना उसमें महाद्वीपीय शेल्फ ज्यादा चौड़े हैं, ठीक है, ज्यादा लंबे दूरी तक हैं, लेकिन यहां पर जो है ना महाद्वीपीय शेल्फ बहुत कम चौड़े हैं, मतलब इसकी चौड़ाई अलग अलग होती है पहली चीज तो। और ये जो शेल्फ हैं कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ हमें देखने को भी नहीं मिलते या फिर बहुत ही सकरे होते हैं, जैसे कि चिली का जो तट है, सुमात्रा का जो पश्चिमी तट है, यहां पर हम लोगों को महाद्वीपीय शेल्फ देखने को नहीं मिलते, मतलब ये वाला हिस्सा देखने को नहीं मिलता, डायरेक्ट ढाल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताई गई है कि आर्कटिक महासागर में मौजूद साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा शेल्फ कहां पर मौजूद है? साइबेरिया में मौजूद है। तो इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा है, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। तो जो मैं गहराई यहां पर बता रहा हूं ना, एग्जैक्टली इतनी गहराई नहीं होती, हर जगह चौड़ाई जब अलग अलग होती है तो गहराई भी अलग अलग होती है। कुछ क्षेत्रों में ये 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में तो 600 मीटर तक गहराई होती है। तो कुछ जगह यहां पर देख लीजिए 30 मीटर है और कुछ जगह यहां पर देख सकते हैं आप 600 मीटर तक गहराई देखने को मिलती है। अलग अलग जगह गहराई अलग अलग होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। अब देखिए होता क्या है कि महाद्वीपों से जो भी कचरा बहकर आता है, नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से, पवनों के माध्यम से जो भी कचरा बहकर आता है ना, वो अधिकतर कचरा कहाँ पर इकट्ठा होता है? वो अधिकतर कचरा जो है वो महाद्वीपीय शेल्फों पर ही इकट्ठा होता है। ये कचरा जो है मैं बना रहा हूँ, अधिकतर कचरा जो है वो महाद्वीपीय शेल्फों पर ही इकट्ठा होता है। कि मान लीजिए कोई डेड बॉडी मान लीजिए बहकर आई, ठीक है, महाद्वीपों से, नदियों के माध्यम से बहकर आई तो महाद्वीपीय शेल्फ में ही रहेगी। कोई पेड़ पौधे वनस्पति बहकर आई तो वो महाद्वीपीय शेल्फों में रहेंगे। पवनों के द्वारा मान लीजिए कुछ बहाकर लाया गया तो वो महाद्वीपीय शेल्फों के पास ही रहेगा। इसी तरीके से मान लीजिए जो भी कचरा जो है शहरों से निकला, वो मलबा, मिट्टी, गाद, चीका, वो सब इसी हिस्से में जो है वो जमा रहता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे इसी हिस्से में जीवाश्म ईंधन भी मिलते हैं। कई बार जो पेट्रोलियम वगैरह खोजा जाता है ना, वो इसी हिस्से में मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर डेड बॉडीज, वनस्पतियां सब यहाँ पर आएंगी तो वो धीरे धीरे जमा होंगी तो मतलब जीवाश्म ईंधन में कन्वर्ट होंगी। मतलब पेट्रोलियम, कोयला, जो भी चीज़ें हम लोगों को नज़र आती हैं, प्राकृतिक गैस, वो सब इसी हिस्से में मिलते हैं, इस हिस्से में नहीं मिलते। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मजा आ रहा है ना वीडियो में? ये बताइए कि महाद्वीपीय मग्न तट या महाद्वीपीय शेल्फ जो है आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसे मग्न तट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मग्न तट या फिर शेल्फ बात एक ही है। चलिए अब हम लोग जो है वो महाद्वीपीय ढाल की बात कर लेते हैं। मतलब अब हम कौन से हिस्से पर आ रहे हैं? अब हम हिस्से पर आ रहे हैं ये वाले। अब हम इस हिस्से का जिक्र करेंगे। इसको मैं एक बार जो है वाइट से बना दे रहा हूं, ये अब मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूं, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, चलिए। महाद्वीपीय ढाल या कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ते हैं। तो ये जो ढाल है किसको जोड़ती है? इस हिस्से को और इस हिस्से को, मतलब इन दोनों हिस्से को जोड़ती है ये ढाल। क्यों? क्योंकि ये बीच में मौजूद है। इसकी शुरुआत वहां होती है जहां महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ये वाला जो हिस्सा है ये कहां पर स्टार्ट हुआ है? ये इस पॉइंट पर स्टार्ट हुआ है। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट जहां पर शेल्फ जो है वो खत्म हुआ है, वहां पर महाद्वीपीय ढाल जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। यहां पर प्रवणता कितनी थी? 1 डिग्री के आसपास थी, लेकिन यहां पर जो ढलान है वो बहुत ज्यादा है। चित्र साफ तो नजर आ रहा है ना? वो आपको समझाने के चक्कर में थोड़ी खिचड़ी पक गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। हम लोग ढाल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये ढाल जो है वो कितनी डिग्री है? 2 से 5 डिग्री है। लेकिन यहां पर ढाल कितनी थी? यहां पर ढाल जो थी वो 1 डिग्री के आसपास थी।
ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर एवं 3000 मीटर के बीच होती है। मतलब सोचकर देखिए 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच जो है हम लोगों को गहराई देखने को मिलती है महाद्वीपीय ढाल की। ढाल का किनारा महाद्वीपों के समाप्ति को इंगित करता है। ये जो किनारा है ढाल का, यहां पर महाद्वीप समाप्त हो गए, प्योर महासागर स्टार्ट हो जाता है जब मैदान जो है वो लग जाते हैं। तो ढाल का किनारा महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेश में कैनियन एवं खाइयां दिखाई देते हैं। तो ठीक है, कुछ कैनियन गड्ढे जो हैं वो हम लोगों को ढाल में भी नजर आते हैं और कुछ जो है मैदानों पर भी नजर आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं गंभीर सागरीय मैदान यानी डीप सी प्लेन। अब किसकी बात हो रही है? अब ये तीसरे हिस्से की बात हो रही है। अब यहां पर बात हो रही है, एक बार पूरा चित्र में फिर से बना देता हूं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। ठीक है, ये अब जो है सब जगह पानी भरा हुआ है, तो पानी में एक बार भर देता हूं भाई। ठीक है, अगेन मैं क्लासिफाई कर देता हूं, ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है और ये चौथा हिस्सा है। तो हम लोगों ने मग्न तट पढ़ चुके हैं, पहले नंबर वाले पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया था। दूसरा मग्न ढाल पढ़ चुके हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम डीप सी प्लेन मतलब प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं। तो गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। यहां पर ढलान जो होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग हैं। ये जो हिस्सा है ये विश्व का सबसे चिकना और सबसे सपाट भाग है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है यहां पर पानी का। अब प्रेशर बहुत ज्यादा है, सीधी सी बात है, इसलिए ये एरिया चिकना भी हो जाएगा और सपाट भी हो जाएगा। तो ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग हैं। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। कितनी गहराई होती है? 3000 से 6000 मीटर के बीच गहराई होती है। यह मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे कि मृत्तिका एवं गाद के ढके होते हैं। मतलब ये जो मैदान है वो किससे ढका होता है? मिट्टी और गाद से ढका होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग महासागरीय गर्त के बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। गर्त अब कहीं भी हो सकते हैं, वो ढाल पर भी। गर्त मतलब होता है कि कोई गहरा गड्ढा, वो कहीं पर भी हो सकता है, वो ढाल में भी हो सकता है, वो वितलीय मैदानों पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो गर्त के बारे में चलिए हम अध्ययन कर लेते हैं। तो ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसन मतलब बहुत संकीर्ण गड्ढे जो होते हैं महासागरों के नीचे बहुत गहराई में स्थित होते हैं। अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं, बहुत गहरे होते हैं गर्त। याद रखिएगा महासागरीय तली, अगर हम तल की बात करें महासागर की, तो इससे भी 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। यह महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं। तो कई बार ये ढाल का जो आधार होता है यहां पर या द्वीपीय चाप के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। मतलब यहां पर कई बार सक्रिय ज्वालामुखी हम लोगों को देखने को मिलते हैं इन्हीं गर्त या ट्रेंचेस के पास। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर कई बार बहुत हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक या भूकंप भी आते हैं। यही कारण है कि प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी। तो उन प्लेटों के संचलन की गति को समझने के लिए, उनके अध्ययन के लिए ये महासागरीय गर्त बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी तक आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कितने गर्त या कितने गड्ढे, कितने ट्रेंचेस हम लोग ढूंढ चुके हैं, तो अभी तक 57 गर्तों को खोजा गया है। कितने? 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में। क्यों है भाई 32 प्रशांत महासागर में? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो सीधा सा एक उत्तर तो ये हो सकता है कि प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है, इसलिए गर्तों की संख्या भी वहां पर क्या है, ज्यादा है। 19 गर्त जो हैं वो अटलांटिक महासागर में हैं और 6 जो गर्त हैं वो हिंद महासागर में है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच अभी तक का सबसे गहरा गर्त है, वो किस महासागर में स्थित है। चलिए, अब हम लोगों ने उच्चावच का विभाजन पढ़ लिया था, महासागरीय अधस्थल का विभाजन जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब भी देखा था ना विभाजन। अब हम लोग जो वितलीय मैदान में कौन कौन सी स्थलीय जो स्थलाकृतियां मौजूद होती हैं, कौन कौन सी लघु आकृतियां मौजूद होती हैं, वो हम लोगों को
जो है वो देखना है। अभी मैंने पिछली स्लाइड में होमवर्क दिया है मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त के ऊपर, मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, उसकी गहराई भी बताइएगा कि वो किस प्रशांत महासागर में स्थित है, कि हिंद महासागर में स्थित है या अटलांटिक में स्थित है, और उसकी गहराई कितनी है। ठीक है, चलिए तो उच्चावच की लघु आकृतियां यानी माइनर रिलीफ फीचर्स जो है हम लोग देख लेते हैं जो महासागरों के नीचे स्थित होते हैं। तो महासागरीय अधस्थल के प्रमुख उच्चावचों के अतिरिक्त कुछ लघु लघु मतलब छोटे किंतु महत्वपूर्ण आकृतियां भी महासागरों के विभिन्न किनारों में प्रमुखता से पाई जाती है। मतलब महासागरों के अंदर भी कुछ आकृतियां, स्थलाकृतियां मिलती हैं, जैसे मध्य महासागरीय कटक, समुद्री टीला, सबसे सपाट जलमग्न कैनियन, निमग्न द्वीप और प्रवाल द्वीप। मतलब इतने स्ट्रक्चर हम लोगों को महासागरों के नीचे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? मध्य महासागरीय कटक, समुद्री टीला, सबसे सपाट जलमग्न कैनियन, निमग्न द्वीप और प्रवाल द्वीप। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बारी होगी मध्य महासागरीय कटक। फिर से मैं बता देता हूं, कटक मतलब कुछ नहीं है, समुद्र के नीचे डूबी हुई जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उनको हम कटक बोलते हैं। रिज इसे इंग्लिश में बोला जाता है, मिड ओशनिक रिज। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के स्वरूप आप लोगों को बताऊं तो ये हमारी भूमध्य रेखा है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर यूरोप है और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है। ये कौन सा महासागर है आप सभी को पता है? अटलांटिक महासागर है। कौन सा? अटलांटिक। इस अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण, इस अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण समुद्र में डूबी हुई एक लंबी पर्वत श्रृंखला मौजूद है, समुद्र में डूबी हुई, जिसको मध्य अटलांटिक कटक बोलते हैं। और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सोचकर देखिए, धरातल के ऊपर नहीं है, समुद्र के नीचे डूबी हुई है। तो एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बना होता है जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग अलग किए गए होते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की जो ऊंचाई है वो 2500 मीटर, मतलब हाइट जो है इनकी कितनी होती है? 2500 मीटर तक हो सकती है, तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती हैं। तो कई बार ये पर्वत समुद्र के नीचे डूबे होते हैं, कई बार एकदम ऊपर भी आ जाते हैं। दूर से हमें लगता है कि कोई टापू या द्वीप जैसा दिख रहा है, जैसे कि उदाहरण क्या है? आइसलैंड, जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। तो आइसलैंड जो है कुछ नहीं है, इसी लंबी पर्वत श्रृंखला का एक भाग है आइसलैंड। दूसरा होमवर्क आप लोगों के लिए यह है कि ये आइसलैंड जो है वो किस जगह स्थित है। मतलब आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, कोई सा देश अगर पास में है तो कहां पर। इसी को तो मैप वर्क बोलते हैं। कोई अलग से अध्ययन नहीं करना पड़ता, जो चीजें आपको चैप्टर में दी हुई है ना उसी को मैप पर प्रैक्टिस कर लो, यहीं पर मैप वर्क हो जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं? मैप के लिए अलग पढ़ाई करेंगे। भाई अलग पढ़ाई नहीं होती है, जो चैप्टर में देशों के नाम, महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं उसी का हम मैप पर एक बार अध्ययन कर लें, उसी की प्रैक्टिस कर लें, वही चीज एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए मुझे बताइए आइसलैंड कहां पर स्थित है। अभी इसके पहले मैंने आप लोगों को क्या पूछा था? मेरियाना गर्त के बारे में पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं समुद्री टीला या सी माउंट क्या होता है। तो यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है। इसका शिखर क्या होता है? नुकीला होता है, जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है किंतु महासागरों की सतह तक नहीं पहुंच पाता। ऊपर की तरफ उठने की कोशिश तो करता है लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि भाई ज्वालामुखी कैसा होता है? इस तरीके का होता है, यहां से ज्वालामुखी इरप्शन होता है, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट होता है। कई बार ये ज्वालामुखी जब सुसुप्त अवस्था में हो जाता है, जब विस्फोट नहीं होता, तो इसी छिद्र में क्या होता है? पानी भरा जाता है और ये छिद्र अब जब नुकीला हो जाता है, समुद्र के अंदर डूबा होता है, इसी को बोलते हैं समुद्री टीला। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि ये समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। एम्पेरर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूहों का विस्तार है। किसकी बात हो रही है? एम्परर हवाई टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूहों का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि समुद्री टीले का उदाहरण बताइए, तो आप बोलेंगे एम्परर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे सपाट जलमग्न कैनियन। अब हम कैनियन का जिक्र कर लेते हैं। आप लोगों को कैनियन ये आकृति याद आ रही है क्या? हाँ, हम लोगों ने भू आकृतियां तथा उनके विकास चैप्टर में
जल के द्वारा निर्मित आकृतियां बताई थी, तो मैंने नदियों में कैनियन जो है इसका जिक्र किया था, जिसमें हमने कोलोराडो नदी, आप लोगों को याद आ रही होगी, कोलोराडो नदी द्वारा जो कैनियन बनाया गया है उसका जिक्र किया था। लेकिन याद रहे वो कैनियन कहां पर था, धरातल पर, महाद्वीप पर मौजूद था। अब हम यहाँ पर महासागर के अंदर के कैनियन की बात कर रहे हैं। कैनियन कुछ नहीं है, खाई है। लंबवत अपर्दन जब ज़्यादा होता है, पानी बहुत तेज़ी से गिरता है, लंबवत अपर्दन ज़्यादा होता है, जिसकी चौड़ाई भी बड़ी हो जाती है, तो उसको हम लोग कैनियन बोलते हैं। तो ये गहरी घाटियाँ होती हैं जिनमें से कुछ की तुलना कोलोराडो नदी के ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ व ढालों को आर पार काटती नजर आती हैं, मतलब ढाल के भी आर पार निकल जाती हैं। तो ये हम लोगों ने हाइट बनाई थी ना, ये यहाँ पर देखिए शेल्फ है, ये ढाल है, ये तलीय मैदान है, ये ट्रेंच है। तो कई बार ये इतनी गहरे कैनियन होते हैं कि ढाल को भी आर पार कर जाते हैं। हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हडसन कैनियन जो है वो हडसन जो है किसका उदाहरण है, तो आप बोलेंगे हडसन कैनियन जो है ये सबसे सपाट जलमग्न कैनियन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कैनियन जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं निमग्न द्वीप। निमग्न द्वीप का मतलब होता है कि ऐसे द्वीप, ऐसी जगह जो पहले समुद्र सतह के ऊपर मौजूद थी, लेकिन अब जो है वो डूब गई है समुद्र का जलस्तर ऊपर होने के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से। जैसे कि कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की जो नगरी है द्वारिका, जो गुजरात में अवस्थित है, वो पहले ऊपर हुआ करती थी, लेकिन अब समुद्र के नीचे डूब गई। इसी का उदाहरण है जलमग्न। ये क्या है, जलमग्न द्वीप के ही उदाहरण है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ द्वारिका, बहुत से ऐसे द्वीप समूह हैं जो समुद्र के नीचे भी मौजूद होते हैं। तो ये चपटे आधार वाले समुद्री टीले होते हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती हैं। क्रमिक रूप से ये डूबे हुए हैं। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमान के अनुसार 10,000 से अधिक समुद्री टीले और निमग्न द्वीप उपस्थित हैं। तो अकेले प्रशांत महासागर में कितने, 10,000 से ज्यादा समुद्री टीले और निमग्न द्वीप पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मज़ा आ रहा है कि नहीं वीडियो में, चलिए ये बताइए। अगर वीडियो क्लियर है, मैं जो समझा रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग प्रवाल द्वीप यानी एटॉल की बात कर लेते हैं। प्रवाल क्या होता है? प्रवाल कुछ नहीं है, एक जंतु है, आप समझ सकते हैं। प्रवाल फॉलिप जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जंतु अपने मुंह से कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर का श्रावण करता है। तो इसका शरीर भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये जब मरते हैं तो एक के ऊपर जब एक इकट्ठे हो जाते हैं तो लंबी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, लंबी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं नहीं, आकृतियां बन जाती हैं। तो इनको, और जब द्वीप का रूप ले लेती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रवाल द्वीप। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारे भारत का जो लक्षद्वीप है वो एटॉल द्वीप है, प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, प्रवाल निक्षेपों से बना हुआ है। ये प्रवाल या जंतु हैं, कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही जिंदा रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा नखरे हैं इन प्रवाल द्वीपों के या प्रवाल जंतुओं के। तो कई बार ये बोला जाता है कि बहुत अच्छी बात भी है कि ये जो जीव हैं उच्च जैव विविधता के केंद्र होते हैं, बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं। अधिकतर जो प्रवाल है वो उष्णकटिबंधीय महासागर में ही पाए जाते हैं, जो कि गहरे अवनमन के चारों ओर घिरे होते हैं। आसपास जो है उनकी संरचनाएं निर्मित होती हैं। यह समुद्र का एक भाग हो सकता है, या कभी कभी ये साफ, खारे या बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये तो नहीं बताया कि प्रवाल होते कैसे हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को प्रवाल द्वीपों के बारे में बताया गया है। याद रहे ये प्रवाल द्वीप अलग अलग तरीके की स्थलाकृतियां बनाते हैं। अगर ये घोड़े की नाल की तरह आकृति बनाते हैं, कई बार ये अंगूठी या रिंग की तरह आकृति बनाते हैं। तो घोड़े की नाल, रिंग की तरह आकृति इन प्रवाल द्वीपों की हम लोगों को देखने को मिलती है। बहुत अच्छा उदाहरण इसका है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पास पाया जाता है। ये प्रवाल द्वीपों से बनी ही संरचनाएं हैं। बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर पाई जाती है, और बहुत हज़ारों किलोमीटर लंबे प्रवाल द्वीप वहाँ पर मौजूद हैं।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को उच्चावच की ये जो लघु आकृतियां हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मज़ा आया है कि नहीं वीडियो में? मज़ा आया है ना? चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर अगर अच्छा लग रहा है वीडियो में तो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, महासागरीय जल का तापमान, ठीक है। अब हम लोगों को 2 टॉपिक इस चैप्टर में और पढ़ने हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो 2 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला जो टॉपिक है वो है तापमान के बारे में, यानी टेम्परेचर के बारे में, और दूसरी जो महासागर की खासियत होती है वो होती है लवणता। अब हम लवणता यानी सैलिनिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो नमक घुला होता है समुद्र के पानी में वो। तो अब हम तापमान और लवणता का डिस्कशन करेंगे। दोनों ही चीजें आपस में रिलेटेड भी हैं, संबंधित भी हैं। एक एक करके सबसे पहले हम लोग तापमान देखेंगे, फिर हम लवणता देखेंगे। और याद रहिए महाद्वीपों की बात नहीं हो रही है, महासागरों की बात हो रही है, महासागर की जल की बात हो रही है। महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं। भाई समुद्र का जो पानी है गर्म कैसे होता है? अगेन सूर्य के द्वारा ही होता है। तो महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं। स्थल की तुलना में जल के तापन व शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। मतलब स्थल जो होता है, स्थल की खास बात होती है, हम पहले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि स्थल जो होता है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। ये स्थल की खास बात होती है। इसकी तुलना में अगर हम जल की बात करें तो जल धीमे गर्म होता है और धीमे ही ठंडा होता है। कोई भी ठोस चीज होगी वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होगी, तरल चीज धीरे गर्म और धीरे ठंडी होगी। अब हम तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो देखने वाले हैं। कुछ चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला अगर पहला महत्वपूर्ण कारक है वो है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पर क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि ये है भूमध्य रेखा? नहीं पता क्या? पता है आप लोगों को। आप लोगों को ये भी पता है कि भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, कोई से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान घटते जाता है। तभी तो ऊपर यदि उत्तरी ध्रुव की बात करें, दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो बर्फ जमी होती है। क्यों तापमान घटते जाता है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। मतलब सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में पड़ती हैं, सबसे ज्यादा गर्मी इस क्षेत्र में पड़ती है, इसलिए ये क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म होता है। भाई सीधी सी बात है, इस क्षेत्र में पानी यदि मौजूद होगा तो पानी भी तो गर्म होगा ना। तो इस क्षेत्र का पानी गर्म होता है और इस क्षेत्र का, ध्रुवीय क्षेत्र का पानी क्या होता है? वो ठंडा होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अक्षांश की बात कर लेते हैं। ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण ध्रुवों की साइड सूर्य डायरेक्ट अपनी रोशनी बिखेरता है क्या? नहीं भाई, तिरछा प्रकाश पड़ता है बड़ी मुश्किल से। तो ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जैसे ही हम जाएंगे तो महासागरीय जल का तापमान घटेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये फैक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज आप लोगों को और मैं बहुत अच्छे से बता देता हूं जो काम आएगी, लेकिन सीधे तौर पर आप लोगों को जो है वो लिखी नहीं गई है बुक में। ठीक है, वो फैक्ट क्या है? ये है हमारी प्यारी सी पृथ्वी, ये है भूमध्य रेखा। सारी चीजें पता है। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि सारे चैप्टर्स आपस में संबंधित हैं। आप ये सोचें कि पहले ये वाला चैप्टर कर लेता हूं फिर पहले दूसरे तीसरे चैप्टर करूंगा, नहीं। सीक्वेंस से चलिए, सीक्वेंस से मजा लीजिए पढ़ाई का, क्योंकि जैसे जैसे आप लास्ट चैप्टर तक आते जाएंगे पता चलेगा कि पूरे चैप्टर के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जो हैं वो यूज हो रहे हैं। जैसे कि इसको जो है उदाहरण के रूप में लीजिए। ये क्या है? ये भूमध्य रेखा है। मैंने अभी बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य जो है ज्यादा रोशनी अपनी बिखेरता है, लंबवत सूर्य प्रकाश यहां पर पड़ता है, इसलिए यहां का पानी जो है वो गर्म होता है। जैसे ही ध्रुवों की तरफ जाएंगे मैंने बताया कि जल का तापमान जो है वो कम होते जाएगा। अब यहां पर जो है मान लीजिए पानी मौजूद है, ये व्हाइट कलर से मैं पानी बता रहा हूं, और यहां पर भी जो है वो पानी मौजूद है, दोनों जगह पानी मौजूद है। होता यह कि सबसे ज्यादा गर्मी तो यहां पर पड़ती है, सबसे ज्यादा गर्मी यहां पर पड़ती है, लेकिन आप लोगों को पता है भूमध्य रेखा के पास संवहनीय धाराएं चलती हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कोरियोलिसिस बल का मान 0 होता है, संवहनीय धाराएं ऊपर की तरफ लंबवत हवाएं चलती हैं जो जलवाष्प को लेकर जाती हैं, और यहाँ पर बादलों का निर्माण होता है, और लगातार हर दिन लगभग जो है भूमध्य रेखा के आसपास बारिश देखने को मिलती है। और वो बारिश कौन सी होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं, संवहनीय वर्षा पढ़ा था।
वर्षा के प्रकार में संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा याद आ रहा है? कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा ना। हम लोगों ने संवहनीय वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में पढ़ा हुआ है। तो भूमध्य रेखा के आसपास गर्मी ज्यादा पड़ती है, तापमान ज्यादा होता है तो पानी ज्यादा गर्म होता है, पानी ज्यादा गर्म होता है तो पानी वाष्प बनकर ज्यादा ऊपर जाता है, वाष्प बनकर ज्यादा ऊपर जाता है तो बादलों का निर्माण ज्यादा होता है, बादलों का निर्माण ज्यादा होता है तो ज्यादा बारिश होती है। अब सोचकर देखिए, जल तो यहाँ का सबसे ज्यादा गर्म था लेकिन बारिश यहाँ पर ज्यादा हो रही है, तो गर्म पानी था, बारिश होने लगी तो पानी गर्म होगा या ठंडा हो जाएगा? पानी ठंडा हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोगों से पूछ लें कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्म पानी कहां पर देखने को मिलता है, तो आप इस क्षेत्र का नाम नहीं लीजिएगा। ऊपर ये जो मध्य अक्षांश हैं इनका नाम आप लोगों को लेना है, क्योंकि यहाँ का पानी ज्यादा गर्म होता है। गर्मी यहाँ पर नहीं होती, गर्मी यहाँ पर नहीं होती, गर्मी यहीं पर होती है, लेकिन यहाँ पर बारिश भी हो जाती है। दिक्कत ये है यहाँ पर बारिश उतनी नहीं होती, इसलिए यहाँ का पानी कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से ज़्यादा गर्म रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आगे यूज़ होगा। फिलहाल तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक कारक हम लोग देख चुके हैं, कारक का नाम है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। ठीक है, चलिए दूसरा कारण हम लोग देख लेते हैं। दूसरा है स्थल एवं जल का असमान वितरण। स्थल एवं जल का असमान वितरण, इसका क्या मतलब हुआ भाई? अब अभी देख लीजिए, आपके स्टडी टेबल के सामने मैप लगा हुआ, उसमें आप गौर करिएगा, देखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में आप लोगों को महाद्वीप नजर आएगा। ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये यहाँ पर जो है अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पर एशिया महाद्वीप है, और बहुत लंबा चौड़ा जो है आप लोगों को स्थल भाग उत्तरी गोलार्ध में नजर आएगा। बहुत लंबा चौड़ा स्थलीय भाग आप लोगों को उत्तरी गोलार्ध में नजर आएगा, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में अगर स्थलीय भाग ज्यादा है तो स्थल जल्दी गर्म भी होगा। स्थल अगर जल्दी गर्म होगा तो स्थल के पास जो पानी आएगा वो भी ज्यादा जल्दी गर्म होगा। मतलब उत्तरी गोलार्ध में चूंकि स्थलीय भाग ज्यादा है इसलिए उत्तरी गोलार्ध का पानी ज्यादा गर्म होता है। दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि स्थलीय भाग कम है इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का पानी बहुत कम या धीरे धीरे गर्म होता है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में। भाई सीधे तौर पर कोई तवा है, मान लीजिए कोई तवा है, गर्म तवा है, गर्म बर्तन है, उस पर आप पानी डालेंगे तो वो पानी भी गर्म होगा कि नहीं होगा? कोई ठंडा तवा है, ठंडा बर्तन है या कम गर्म है, उस पर पानी डालेंगे तो वो कम गर्म होगा। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज्यादा है, स्थलीय भाग ज्यादा है तो स्थल जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म होता है तो पानी भी जल्दी गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा। दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होगा, यही बात यहाँ पर लिख दी गई है। गोलार्धों के उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लाइन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है फैक्टर है जो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है, वो फैक्टर है सनातनी पवनें। कौन सी पवनें? सनातनी पवनें। सनातन मतलब जो पवनें हमेशा से चलती आई हैं, चिरंतन काल से चल रही हैं, जो चीज हमेशा से चलती आई है उसको बोलते हैं सनातन। ठीक है, सनातनी पवनें। तो हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी पवनें हैं जो लगातार चलती हैं, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, हमेशा वो पवनें चला करती हैं। वो पवनें कौन सी हैं भाई? हम लोग पढ़ चुके हैं। वो पवनें कौन सी हैं? पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्यापारिक पवनों के बारे में, याद आ रहा है? व्यापारिक पवनें जो हमारी पृथ्वी पर चलती हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पछुआ पवनों के बारे में, डायरेक्शन यही थी जो मैं बता रहा हूं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ध्रुवीय पवनें। और क्या ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं? नहीं, ऐसी ऐसी दक्षिणी गोलार्ध में भी चलती हैं। ये पवनें हमेशा से चलती आई हैं, स्थायी रूप से चलती हैं, इसलिए इनको हम स्थायी पवनें भी बोलते हैं। तो ये जो पवनें हैं ना, ये भी जल के तापमान को प्रभावित करती हैं। कैसे? आइए देख लेते हैं। स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवनें, ऐसी पवनें जो स्थल से महासागरों की तरफ चलती हैं, मतलब भूमि से जल की तरफ चलती हैं। तो स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवनें महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती हैं। सतह ऊपर की तरफ क्या होता है? गर्म जल ज्यादा होता है, इस गर्म जल को ये पवनें हटा देती हैं। इससे होता यह है कि ऊपर का गर्म पानी हट जाता है तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। तो देख लीजिए, महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर देखने को मिलता है। इसके विपरीत अभी तटीय पवनें, मतलब ऐसी पवनें जो
जल से स्थल की ओर चल रही हैं। ऊपर किसकी बात हो रही थी? स्थल से महासागर की तरफ चल रही थी। अब महासागरों के से स्थल की तरफ जो पवनें चलेंगी वो पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती हैं। मतलब पहले गर्म जल को हटा रही थी, अब क्या कर रही हैं? गर्म जल को तट पर जमा कर देती हैं, जिससे तापमान बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो 3 कारक हम लोगों ने समझे हैं जो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चौथा जो कारक है वो है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं मतलब जो करंट्स होते हैं, ठीक है, ओशन करंट्स होते हैं, वो भी तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। भाई सीधे तौर पर अगर कहीं पर गर्म जलधारा चल रही है, कहीं पर गर्म जलधारा चल रही है, वो अगर जिस एरिया में जाएगी उस जगह के तापमान को बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, आप मुझे ये बताइए। महासागरीय जो जल है ना वो स्थायी नहीं है, वो भी गति करता है। महासागरीय जल जो गति करता है उसको बोलते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं भी गर्म होती हैं, ठंडी होती हैं। क्यों? अगेन वही सूर्य का तापमान। विषुवत वृत्त के पास जो धाराएं चलेंगी वो गर्म जल धाराएं होंगी, ध्रुवों की तरफ जो धाराएं चलेंगी वो ठंडी धाराएं होंगी। गर्म जल धाराएं जहां पर चलेंगी वहां के तापमान को बढ़ा देंगी, ठंडी जल धाराएं जहां पर चलेंगी वहां के तापमान को घटा देंगी। तो बस अब यहां पर आप लोगों को गर्म और ठंडी जलधारा के उदाहरण के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे ये पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। देख लें। चलिए, ठंडे प्रदेशों में तापमान को बढ़ा देती हैं कौन? गर्म जलधाराएं, जबकि ठंडी जलधाराएं गर्म प्रदेशों के क्षेत्रों के तापमान को घटा देती हैं। गल्फ स्ट्रीम, याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म जलधारा है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो चैप्टर है ना वो जलधाराओं के ऊपर ही है, उसमें हम विभिन्न प्रकार की जलधाराएं पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट में बस इतना समझ लीजिए कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर 2 तरीके की जलधारा जो है ना उसका जिक्र हुआ है। और ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जो जलधाराएं हैं ना ये अटलांटिक महासागर में चलती हैं। और कहाँ पर चलती हैं? ये यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर एक जलधारा चलती है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर एक जलधारा चलती है। ये जो जलधारा मैं बना रहा हूँ ना, ये जलधारा ये गर्म जलधारा है। ये गर्म जलधारा ऊपर की तरफ ठंडे इलाकों में जाएगी तो आप मुझे बताइए वहाँ के तापमान को बढ़ाएगी या घटाएगी? वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। और इस जलधारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। इसी तरीके से ऊपर से मतलब कहाँ से? ध्रुवों से जो जलधारा चलेगी, ध्रुवों से जो जलधारा चलेगी वो ठंडी जलधारा चलेगी। और ध्रुवों की तरफ से जो जलधारा चलेगी वो जगह के तापमान को, उस जगह के तापमान को क्या करेगी? घटा देगी। तो ठंडी जलधारा जहाँ जाएगी वहाँ के तापमान को घटाएगी, गर्म जलधारा जहाँ जाएगी वहाँ के तापमान को बढ़ाएगी। बस यहाँ पर ये लिखा गया है। गल्फ स्ट्रीम जो एक गर्म जलधारा है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि लेब्राडोर की धारा जो एक ठंडी जलधारा है उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के तापमान को कम कर देती है। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। हम लोग जलधाराओं के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो भाई ये सभी कारक जो हैं वो महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित पारिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब जो समुद्र घिरे होते हैं आसपास के स्थानों से वो पानी ज़्यादा गर्म होता है, वो खुले समुद्रों का पानी अपेक्षाकृत क्या होता है? वो खुले समुद्रों का पानी कम होता है, तापमान जो है वो कम होता है। जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित पारिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। तो ये फैक्चुअल बातें हैं कि अगर मान लीजिए सागर खुला हुआ है एकदम तो वहाँ का तापमान कैसा रहेगा? सागर मान लीजिए पैक है, आसपास स्थलाकृतियाँ मौजूद हैं तो वहाँ का तापमान कैसा रहेगा? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से और तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले हम लोगों ने जो कारक पढ़े हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। याद रखिएगा आगे भी काम आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा वीडियो में। अगर वीडियो क्लियर है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए अब हम लोग तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चित्र समझा देता हूं जिसमें तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वो बताया गया है कि कैसे महासागरीय जल में तापमान प्रभावित होता है या तापमान किस तरीके से वेरी करता है। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए, इसमें एक एक्सिस पर, मतलब ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस आप इसको समझ सकते हैं, इस एक्सिस पर तापमान दिया गया है 0 डिग्री, 4 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री,
16, 20 और 24 की रेंज जो है आप लोगों को दी गई है। यहाँ पर गहराई बताई गई है, देख लीजिए 0, 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर, 2000 मीटर और ऐसे 4500 मीटर तक जो है वो गहराई दी गई है। बेसिकली ये जो डायग्राम है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन होता है। मतलब अगर आप समुद्र की सतह पर ऊपर देखें तो यहां पर अगर तापमान आप देखेंगे और गहराई पर अगर आप तापमान देखेंगे, गहराई में यहां पर आप तापमान देखेंगे तो क्या सेम टेम्परेचर देखने को मिलेगा? नहीं, यहां पर तापमान अलग होगा और यहां पर तापमान अलग होगा। इवन जो बीच में जो होगा क्षेत्र वहां पर भी तापमान अलग होगा। और तापमान की एक तरीके से 3 परतें आप लोगों को हमेशा जब भी आप समुद्र में देखेंगे, महासागर में महसूस करेंगे, तापमान की 3 परतें जो है आप लोगों को दिखाई देंगी। एक परत जो है वो ये है, पहला नंबर मैं इसको नाम दे रहा हूं, ये दूसरी परत है तापमान की और ये तीसरी परत है तापमान की। 3 लेयर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। परतों का मतलब यह है ऊपरी सतह का तापमान अलग रहेगा, थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो तापमान अलग रहेगा और एकदम गहराई तक चले जाएंगे तो तापमान अलग रहेगा। देखिए जैसे ही आप महासागर की सतह को टच करते हैं या उस तापमान को नोटिस करने जांचने की कोशिश करते हैं तो सतह पर तापमान आपको 20 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब जल का जो टेम्परेचर रहेगा वो 20 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच का, जो कोई सा भी आप महासागर ले लेंगे जनरली तो 20 से 24 डिग्री टेम्परेचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे ही आप थोड़ा नीचे जाते हैं, मतलब गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कांस्टेंट है, मतलब तापमान जो है लगभग निश्चित है। कितना? 20 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में। लगभग आप 250-300 किलोमीटर मीटर तक नीचे उतरते हैं तो आपको इतना ही टेम्परेचर देखने को मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उस मीटर तक उतरते, उस गहराई पर उतरने के बाद जैसे ही आप लगभग 1000 मीटर तक उतरेंगे, मतलब लगभग 300-400 मीटर से 1000 मीटर तक जैसे ही आप नीचे जाते हैं, आपको पता चलेगा कि एकदम से तापमान जो है वो घट रहा है। कि कहां तापमान पहले मान लीजिए 22 डिग्री 23 डिग्री था, अचानक तापमान तेजी से घट रहा है 16, 12, 8, इवन 4 डिग्री तक तापमान आप लोगों को नजर आएगा। मतलब कुछ मीटर गहराई पर उतरने के बाद तापमान में तेजी से गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। थोड़ी और गहरे तक जाते हैं, मतलब लगभग 300-400 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। देख लीजिए यहां पर तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। फिर जैसे ही आप 1000 मीटर की गहराई तक जाते हैं, 1000 मीटर की गहराई के बाद एकदम समुद्र में एकदम लास्ट तली तक, नीचे तक आप पहुंच जाते हैं, आपको पता चलता है कि तापमान में बहुत खास अंतर देखने को नहीं मिला। इसी 4 डिग्री के आसपास जो है तापमान बना रहता है। हाँ, कुछ जगह 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। देख लीजिए ये लाइन जो है वो 0 डिग्री को टच करने वाली है, तो कहीं कहीं पर तापमान जो है वो 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला तापमान में, जितना अंतर यहां पर देखने को मिला था। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ताप प्रवणता, थर्मोक्लाइन बोला जाता है इसे, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ताप प्रवणता। तो ये 3 परतें उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब स्लाइड में क्या लिखा गया है एक बार हम लोग देख लेते हैं। महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ, यह चित्र क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता है। याद रखिएगा, गहराई के साथ तापमान घटता है, यह बात तो आप याद ही रखिएगा। पार्श्व चित्र महासागर के सतही जल एवं गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। ये वाला जो चित्र है ये बाउंड्री को दिखाता है कि एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, ठीक है। ये बाउंड्री को दिखाने का, ये सीमा क्षेत्र को दिखाने का काम ये चित्र करता है। यह सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है एवं कई 100 मीटर नीचे तक जाती है। तो देख लीजिए बहुत नीचे तक ये सीमा जो है वो जाती है। वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता कहा जाता है। वह सीमा देख लीजिए, ये वाली जो सीमा, यहीं पर तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है और इस सीमा को हम लोग बोलते हैं ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। सबसे ज्यादा जली, अगर हम जल की बात करें, सबसे ज्यादा जल कहां पर पाया जाता है? इस लाइन के नीचे पाया जाता है। तो ये गहराई में ज्यादा पानी पाया जाता है, इतनी गहराई में तो कम होता है। क्वांटिटी की बात हो रही है अब, तो सबसे ज्यादा पानी, मतलब जल के कुल आयतन का लगभग कितना,
90% जो है वो गहरे महासागर में पाया जाता है, मतलब इस लाइन के नीचे पाया जाता है, ताप प्रवणता वाली लाइन के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मतलब गहराई तक जैसे ही आप उतरने की कोशिश करते हैं पता चलता है कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड और ये खासकर चित्र बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महासागर के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि कैसे 3 परतें सागर के जल में जो है वो पाई जाती हैं तापमान की। पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है। पहली जो परत होती है, मतलब कुल मिलाकर भाई ये पानी है, ठीक है, ये महासागर का जल है, भरा हुआ है। इसको हम 3 परतों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी परत है? पहली परत है यहाँ से यहाँ तक, दूसरी परत यहाँ से यहाँ तक, और ये तीसरी एकदम गहराई वाली परत है। बस ऐसी ही परत को तो इस डायग्राम में आप लोगों को बताया गया है। तो महासागरीय एक सेकेंड, मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली तक 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है। पहली परत कौन सी है? गर्म महासागरीय जली की सबसे ऊपरी परत होती है। पहली परत कौन सी है? ये गर्म परत है। ये गर्म परत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई ये परत जो होती है डायरेक्ट सूर्य के संपर्क में होती है ना, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट इसी परत पर पड़ती है, इसलिए ये वाली जो परत होती है वो गर्म होती है, जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है। कितनी मोटी होती है? 500 मीटर मोटी होती है, और इसका तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच होता है। ये जो लेयर होती है इसका तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच बना रहता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये परत जो होती है ना वो हमेशा उपस्थित होती है। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश की प्राप्ति होती है, इसलिए ये परत हमेशा ही वहां पर देखने को मिलेगी। जबकि मध्य अक्षांशों में ये केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। जो मध्य अक्षांश है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये परत हमें सिर्फ गर्मी के दिनों में देखने को मिलती है, नहीं ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलती है। दूसरी परत जिसे ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है, पहली परत के नीचे स्थित होती है। ये डायग्राम आप लोगों ने देख ही चुके हैं कि ये वाली जो परत है ये कौन सी लेयर है? ये जो पहली लेयर है उसके बाद दूसरी परत स्थित होती है। उम्मीद करता हूं ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ, खासकर याद रखिएगा ताप प्रवणता वाली जो परत है अब उसकी बात हो रही है, इस परत में गहराई बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में तीव्र गिरावट आती है। यहाँ थर्मोक्लाइन की मोटाई कितनी होती है? 500 से 1000 मीटर। फिर से डायग्राम देख लीजिए, भूलना नहीं है, चित्र समझ गए तो सारी थ्योरी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए आप 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच तापमान में तीव्र गिरावट आ रही है। कहाँ 22 डिग्री टेम्परेचर था, 16, 12, 8, 4 डिग्री टेम्परेचर तक जो है बात आ गई है। तो यहाँ पर ताप प्रवणता वाली लाइन या थर्मोक्लाइन जो है, यहाँ पर तापमान में तीव्र गिरावट देखने को मिलती है। अब तीसरी परत की जो है हम लोग बात कर लेते हैं। तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है। ये वाली जो परत है, ये वाली, ये खासकर ये लंबी वाली जो परत है, ये परत सबसे ज्यादा ठंडी होती है और यहाँ पर तापमान जो है लगभग नियत रहता है। तो तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है, मतलब नीचे तक जाती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक व्रतों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट होता है। अब आर्कटिक और अंटार्कटिक जो व्रत है वहां पर तो वैसे ही तापमान कम रहता है, वैसे ही तापमान कम रहता है, तो वहां पर तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के निकट पाया जाता है और इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है। मतलब वो क्षेत्र जो है पहले से ही ठंडा है और हम लोगों ने देखा है नीचे जाने पर तापमान वैसे ही घटता है। मतलब एक तो ठंडा क्षेत्र, ऊपर से तापमान भी घटता है। मतलब वो बोलते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अक्सर आप लोगों ने ये वाली कहावत सुनी होगी, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मतलब वो क्षेत्र पहले से ही, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र पहले से ही ठंडे हैं, फिर नीचे जाने पर तापमान में और गिरावट हो रही है। इसका मतलब वहां पर तापमान तो 0 डिग्री सेल्सियस के जो है लगभग जो है पाया जाता है। इसलिए गहराई के साथ तापमान में वहां परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वैसे ही तापमान कम है, अब क्या परिवर्तन होगा। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है। वो क्षेत्र एकदम ठंडा है तो एक ही लेयर देखने को मिलेगी, गर्म पानी वहां मिलता ही नहीं है। जो सतह से गंभीर महासागरीय
तली तक जाती है, मतलब ऊपर से नीचे तक सिर्फ ठंडा ही ठंडा पानी देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। महासागरों की सतही जल का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ओवरऑल जितने भी महासागर हैं सबका एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे 27 डिग्री। कितना? 27 डिग्री टेम्परेचर होता है, और यह विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक रूप से कम होता जाता है। मतलब विषुवत वृत्त से भूमध्य रेखा से जैसे ही आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, ये तो हम समझ ही चुके हैं। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। मतलब जैसे ही आप 1 डिग्री अक्षांश ऊपर जाते हैं तापमान में कितनी गिरावट होती है? 0.5 डिग्री। फिर आप 1 डिग्री अक्षांश ऊपर जाते हैं, फिर तापमान में कितनी गिरावट होती है? 0.5 डिग्री। जैसे हम लोगों ने वायुमंडल में पढ़ा था कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है। वैसे ही अगर हम जल की बात करें तो जल में हर एक अक्षांश ऊपर जाने पर तापमान में 0.5 डिग्री की गिरावट दर्ज होती है। औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड अक्षांश पर 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ध्रुवों के नजदीक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बस औसत रूप से आप लोग याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है, ये भी हम समझ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड महाद्वीप ज्यादा पाए जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। सबसे ज्यादा तापमान हमें विषुवत वृत्त पर नजर आता है क्या? नहीं, विषुवत वृत्त पर नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि वहां पर तो बारिश हो जाती है, संवहनीय वर्षा हम लोगों ने देखा था, उससे कुछ ऊपर हमें ज्यादा तापमान देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। यहां पर देख लीजिए, यहां पर समताप रेखाओं के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है। ये देख लीजिए 0 डिग्री की लाइन, आप इसको इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं। सबसे ज्यादा तापमान आप देख लीजिए यहां पर नहीं है, सबसे ज्यादा तापमान देख लीजिए ऊपर नजर आ रहा है 28 डिग्री, इसके नीचे 25 डिग्री है। क्यों? क्योंकि नीचे वर्षा हो रही है ना, अभी बताया था, ऊपर ज्यादा तापमान देखने को मिलता है और फिर धीरे धीरे ये 0 डिग्री तक जा रहे हैं। ये डायग्राम के माध्यम से आप लोग ये समझ सकते हैं कि कहां पर ज्यादा कहां पर कम तापमान है। ये महासागरों की सतह के तापमान का स्थानिक प्रतिरूप ये डायग्राम जो है वो बताता है। बस मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऊपर हमें 28 डिग्री देखने को मिल रहा है, नीचे 25 डिग्री। ऊपर ज्यादा क्यों है? क्योंकि ऊपर वर्षा नहीं हो रही। नीचे कम क्यों है? क्योंकि नीचे संवहनीय यानी कन्वेक्शनल रेन हो रही है। इतनी डीप या गहराई से जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप ध्यान से समझ रहे हैं ना बेटा? अगर वीडियो क्लियर हो रही है, मजा आ रहा है वीडियो में, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिए, तुरंत वीडियो को लाइक करिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए इस स्लाइड में क्या लिखा गया है देख लेते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 19 डिग्री तथा 16 डिग्री के आसपास होता है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में तापमान कितना होता है समुद्री जल का? 19 डिग्री एवरेज, और दक्षिणी गोलार्ध का कितना होता है? 16 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध का ज्यादा क्यों है ये मैं बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज्यादा पाया जाता है। यह भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थल एवं जल के असमान वितरण के कारण होती है। चित्र में महासागरीय सतह के तापमान के स्थानिक प्रारूप को दिखाया गया है, जो हम समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यह तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव ऊपरी सतहों पर होता है। ऊपरी सतह पर ज्यादा तापमान क्यों होता है? क्योंकि सूर्य से डायरेक्ट संपर्क में होती है, क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, और यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारिषित होती है, और धीरे धीरे यह तापमान जो है नीचे ट्रैवल करता है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान के घटने की यह दर सभी जगह समान नहीं होती। हर जगह तापमान समान दर से नहीं घटता। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है, उसके बाद तापमान के घटने की जो दर होती है वो कम होते जाती है। हर जगह तापमान जो है समान रूप से नहीं घटता, वो तो हम चित्र में ही देख चुके हैं। कहीं पर एकदम तेजी से घट रहा था, कहीं पर एकदम कांस्टेंट या स्थिर हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
हम लोगों ने तापमान जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। मैंने बताया आप लोगों को दो ही टॉपिक इस चैप्टर में बहुत अच्छे से और पढ़ने हैं, एक टेम्परेचर यानी तापमान, और दूसरा टेम्परेचर या तापमान से जुड़ा हुआ टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं लवणता, ठीक है, सैलिनिटी। भाई अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि समुद्र के जल की क्या खास बात होती है, ठीक है, पूछ सकता है कोई कि समुद्र के जल की क्या खास बात होती है, क्या एक स्पेशल फीचर होता है, आप बोलेंगे सैलिनिटी यानी नमक, लवणता जो है वो खारे पानी की, समुद्र के पानी की पहचान होती है। अब वो लवणता कैसे प्रभावित होती है? हर जगह जैसे तापमान समान नहीं होता वैसे लवणता भी समान नहीं होती। कहीं का पानी ज्यादा खारा होता है, कहीं का पानी कम खारा होता है। इसी लवणता को अब हम लोगों को समझना है और चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो महासागरीय जल की लवणता समझ लेते हैं। तो चाहे वर्षा का जल हो, महासागरों का हो, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण तो खुले ही होते हैं। मतलब कहीं का पानी ले लो, नदी का ले लो, नाले का ले लो, वर्षा का ले लो, सागर का ले लो, कहीं का पानी ले लो, हर एक पानी में खनिज लवण घुले मिलेंगे। ठीक है, लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। लवणता का मतलब, सैलिनिटी का मतलब होता है कि समुद्र के पानी में कितना नमक घुला हुआ है। इसका परिकलन 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के आधार पर किया जाता है। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि लवणता को कैसे नापते हैं, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 लीटर पानी में कितना नमक घुला हुआ है। नहीं, लीटर में लवणता को नहीं नापा जाता, किलोग्राम में नापा जाता है। कितने किलोग्राम में? 1 किलोग्राम में, मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम होता है। 1 किलो पानी में कितना नमक घुला हुआ है, इसको हम लवणता बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको परसेंटेज में भी व्यक्त कर सकते हैं कि भाई परसेंट के बेसिस पर किस 1 किलोग्राम को हम 100% मान लें तो उसमें कितना परसेंट नमक घुला हुआ है। और अगर हम 1000 पार्ट्स के रूप में इसको कैलकुलेट करें, जिसको बोलते हैं पीपीटी, पार्ट्स पर 1000, ठीक है, क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर 1000। पीपीटी के आधार पर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये प्रतिशत का चिन्ह थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे? ऐसे, इस प्रतिशत के आगे जो नीचे वाला शून्य है ना, इसके आगे एक और शून्य लग जाता है। तो लवणता को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। याद रखिएगा, इस चिन्ह के बारे में एनसीईआरटी की जो हिंदी मीडियम की बुक है, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में बहुत कम दिया गया है। तो जहां जहां अब आप लोगों को परसेंटेज जिक्र दिखेगा ना, याद रखिएगा कि जहां पर पार्ट्स की बात होगी वहां पर ये वाला चिन्ह यूज होगा। लेकिन एनसीईआरटी वाले हैं, प्रिंटर ने मिस्टेक किया है। मैंने बताया एनसीईआरटी की बुक में हर चीज सही नहीं है, लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को ऐसा नहीं है कि हूबहू जो बताया है वही का वही आपको चेप दे। हम सही करके सही जानकारी, तथ्यपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताते हैं ताकि आप लोगों का जो मकसद है, उद्देश्य है क्वालिटी एजुकेशन का, वो पूरा किया जा सके। तो जहां जहां पर अब आपको परसेंटेज का चित्र जो है संकेत देखने को मिलेगा ना, समझ जाइएगा वहां पर एक शून्य आगे है, मतलब लवणता का चित्र जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो लवणता का आकलन हम कैसे करते हैं? 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति व्यक्ति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है, पार्ट्स पर 1000। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7% की लवणता को खारे जल की सीमांकित निर्धारित करने की उच्च सीमा माना गया है। मतलब समुद्र के पानी की अगर हम खारेपन की सीमा देखें कितनी है, कितना नमक समुद्र के पानी में घुल सकता है, तो आप बोलेंगे 24.7%। 24.7% नमक जो है वो समुद्र के पानी में घुल सकता है। ज्यादा नमक अगर हम घोलेंगे तो ज्यादा नमक उसमें नहीं घुल सकता। जैसे कुछ जगह इससे ज्यादा खारापन, कुछ जगह का पानी जो है हम लोग देखेंगे कि डेड सी, मृत सागर जो है, काला सागर, कुछ सागर ऐसे हैं जहां पर इससे ज्यादा लवणता जो है पाई जाती है। अब ज्यादा लवणता पाए जाने के कारण ज्यादा घनत्व हो जाता है उस पानी का, इसलिए ऐसे पानी में आप नोटिस करेंगे कि डूबते नहीं है। उन पानियों में अक्सर डूबा नहीं जाता। आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर आप जाएंगे, वीडियोस देखने की कोशिश करेंगे डेड सी की, मृत सागर की, तो पता चलेगा कि उस पानी में लोग चल रहे हैं, डूब नहीं रहे हैं, डूबने की कोशिश कर रहे हैं तो भी नहीं डूब रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी जो है उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, उस पानी में लवणता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सीमा अगर हम लोग देखें कि कितने सीमा तक नमक उस पानी में घुल जाता है, तो वो सीमा है 24.7% की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे हमने तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे कि अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हम लोगों ने देखा था, स्थल एवं जल का वितरण देखा था, महासागरीय धाराएं देखी थी ना। वैसे ही महासागरीय लवणता को भी प्रभावित करने वाले कुछ बेहद महत्वपूर्ण कारक हैं, आइए उन पर नजर दौड़ा लेते हैं। सबसे पहला कारक है महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। कहने का मतलब यह है कि मैं आप लोगों को पहली ही स्लाइड में बता चुका हूं कि समुद्र जलीय चक्र में हम लोग पढ़ चुके हैं कि समुद्र का पानी वाष्प बनकर जलवाष्प बनकर ऊपर उठता है, संघनन की प्रक्रिया होती है और फिर बारिश होती है। और ये सब होता क्यों है? तापमान के कारण होता है। तो सीधे तौर पर ये जो लवणता है वो तापमान से कैसे प्रभावित होती है कि जहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जहां पर वाष्प बनकर पानी ऊपर ज्यादा होगा वहां पर लवणता जो होगी वो ज्यादा होगी। जहां पर वर्षण जो है वो ज्यादा हो, मतलब वर्षा जो है वो ज्यादा होगी, वहां पर लवणता क्या होगी? वहां पर लवणता कम होगी। भाई वाष्प बनकर अगर पानी ऊपर उठता है तो पानी ही पानी ऊपर उठता है, नमक की क्वांटिटी या सैलिनिटी या लवणता जो है वो वहीं पर रह जाती है। इसी तरीके से जब पानी गिरता है, बरसता है, तो उसमें नमक की मात्रा नहीं होती, वो पानी जिसमें लवणता होती है उसमें घुल जाता है, तो वहाँ की लवणता कम हो जाती है। मतलब सीधे तौर पर महासागर की जो सतह है उसकी लवणता जो है वाष्पीकरण और वर्षण दोनों से ही प्रभावित होती है। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो तटीय क्षेत्र जो होते हैं जहां पर नदियां समुद्र से मिलती हैं, ऑब्वियस सी बात है, जहां पर नदियां समुद्र से मिलेंगी वहां की लवणता क्या होगी? वहां की लवणता कम होगी। और जहां पर मान लीजिए बर्फ पिघलेगी, मतलब ग्लेशियर्स वगैरह पिघलेंगे, तो ग्लेशियर्स में पिघलने पर जो पानी निकलता है वो ताज़ा पानी होता है, मीठा पानी होता है, उसमें लवणता कम होती है। मतलब सीधे तौर पर अगर मैं भारत के उदाहरण से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी आकर मिलती है, फिर यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, यमुना भी इसमें मिल जाती है लेकिन गंगा में मिलती है, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। अब बंगाल की खाड़ी मतलब इस जगह का जो पानी होगा वो खारा होगा क्या? नहीं, कंपैरेटिवली कम खारा होगा। क्यों? क्योंकि ताजे पानी की नदियां यहाँ पर मिल रही हैं। अगर मैं इसके उदाहरण से आप लोगों को अरब सागर के उदाहरण से बताऊं तो अरब सागर में बहुत कम नदियां गिरती हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में कम नदियां गिरती हैं। इस वजह से क्या होगा? यहाँ पर लवणता ज्यादा होगी। इसी तरीके से ग्लेशियर्स जो होंगे वो पिघलेंगे, और अगर मान लीजिए पिघल कर वहां से कोई नदी समुद्र में मिल रही है तो वहां की लवणता भी कम होगी। क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर्स पिघले हैं वो नदी है, वो नदी जो है उसमें लवणता या लवण जो है वो कम मात्रा में खुले होते हैं। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करते हैं। पवनें भी लवणता को, सैलिनिटी को ट्रैवल करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, यह आप लोगों को याद रखना है। तो ये लवणता को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक थे। इसी तरीके से अगर हम महासागरीय धाराओं की बात करें तो महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। महासागरीय धाराएं दो तरीके की होती हैं, या तो वो गर्म होती हैं या फिर वो ठंडी होती हैं। जो गर्म जल होता है उसमें लवणता को घोलने की ज्यादा क्षमता होती है, ठंडे पानी में लवणता को घोलने की क्षमता कम होती है। जल की जो लवणता है वो तापमान एवं घनत्व परस्पर इन दोनों से संबंधित होती है, इसलिए तापमान तथा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। गर्म जल में लवणता ज्यादा होती है, ठंडे पानी में लवणता कम होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट जो है यहाँ पर दिया गया है। उच्च लवणता वाले क्षेत्र आप लोगों को बताए गए हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि टॉप 3 उच्च लवणता वाले क्षेत्र बताइए तो आप बोलेंगे टर्की की जो वान झील है इसमें लवणता 330% है। मृत सागर या डेड सी जो है इसकी जो लवणता है वो 238% है, और ग्रेट सॉल्ट जो झील है इसकी जो लवणता है वो 220% है। तो आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा कि उच्च लवणता वाले क्षेत्रों के उदाहरण बताइए। तो आप बोलेंगे डेड सी की लवणता 238%,
टर्की की वान झील की 330% और ग्रेट सॉल्ट झील की 220%। इसलिए इन झीलों में अगर आप जाएंगे ना नहाने, आप डूबने की कोशिश भी करेंगे तो आप नहीं डूब पाएंगे। कई बार तो चलना तक पॉसिबल हो जाता है, इस जगह के पानी में घनत्व इतना ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लवणता को प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग लवणता का क्षैतिज वितरण पढ़ लेते हैं। याद रखिएगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में कुछ अंतर होता है। क्षैतिज मतलब ये जो आड़ी लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ये क्षैतिज होती है, और जो खड़ी लाइन होती है इसको हम ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं। तो हम पहले लवणता का क्षैतिज वितरण पढ़ ले रहे हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम पढ़ ले रहे हैं। फिर हम उत्तर से दक्षिण, कहने का मतलब गहराई में जब उतरेंगे तब हम लवणता देख लेंगे किस तरीके से प्रभावित होती है। तो खुले महासागर की लवणता 33% से लेकर 37% के बीच होती है। देखिए, अब हम जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर में अब तक जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी वो कंसेप्चुअल थी, समझने वाली चीज़ें थी। अब आप लोगों को फैक्चुअल कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें इसमें नहीं है। अधिकतर चीज़ें जो है आप सरसरी निगाहों से एक बार देख लें तो कम से कम आप लोग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको गलत ना करें। तो यहाँ पर सिर्फ मोटे मोटे जो फैक्ट्स हैं वही याद रखिएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। हाँ, पर ये बताया जा रहा है कि कैसे लवणता क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से प्रभावित होती है, अलग अलग कहाँ पर होती है, कहाँ पर ज़्यादा होती है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा, आप उनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सामान्यतः खुले महासागर की लवणता 33% से 37% के बीच होती है। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में यह 41% तक होती है, जबकि आर्कटिक एवं ज्वारनदमुख मतलब जहां पर नदी जो है समुद्र से डायरेक्ट मिल जाती है बिना डेल्टा मिलाए या डेल्टा बनाए, तो उसको ज्वारनदमुख बोलते हैं। एस्चुरी याद आ रहा है, नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती हैं, यानी ज्वारनदमुख बनाती हैं। तो आर्कटिक एवं ज्वारनदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35% के बीच होती है। मतलब जो समुद्र चारों तरफ से स्थल से घिरा होगा वहां पर लवणता क्या होगी, ज्यादा होगी, याद रखिएगा। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण उच्च होता है, कभी कभी वहां की लवणता 70% तक पहुंच जाती है। भाई, जो स्थान गर्म होगा, तापमान ज्यादा होगा, मतलब पानी वाष्प बनकर ऊपर उठेगा। तो वाष्प बनकर जो जल ऊपर उठेगा वो पानी में नमक की मात्रा नहीं रहेगी, नमक नीचे रह जाएगा, वाष्प बनकर पानी ऊपर जाएगा, संघनन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, लेकिन वहां पर चूंकि नमक ही नमक बच जाएगा, इसलिए लवणता ज्यादा होती है। तो जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर लवणता भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वाष्पीकरण उच्च होता है। प्रशांत महासागर के लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। प्रशांत महासागर हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। चूंकि इतना विशाल महासागर है, एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए लवणता में भिन्नता जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। चूंकि एरिया ज़्यादा है, एरिया कम होता तो लवणता में भिन्नता उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35% से कम होकर 31% हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघलता हुआ जल वहां पहुंचता है। तो उत्तरी गोलार्ध के जो पश्चिमी किनारे हैं वहां पर लवणता कम क्यों हो जाती है? क्योंकि ऊपर का ध्रुवीय जल आकर मिलता है। ध्रुवीय जल आकर मिलता है तो ताज़ा पानी है, क्योंकि ग्लेशियर्स में जो जल जमा हुआ है वो तो मीठा पानी है ना, तो इसलिए लवणता को कम कर देता है। इसी प्रकार 15 से 20 डिग्री दक्षिण के बाद यह 33% तक घट जाती है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% के लगभग है। उच्चतम लवणता 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दर्ज की गई है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए हाईएस्ट जो लवणता है, ज़्यादा लवणता हम लोगों को कहाँ देखने को मिलती है, तो 15 से 20 डिग्री अक्षांश। क्यों भाई, यहाँ पर ज़्यादा लवणता क्यों देखने को मिल रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान ज़्यादा जो है वो होता है। मैंने बताया था ना, यहाँ पर बारिश नहीं होती इस क्षेत्र में, इसलिए यहाँ पर लवणता ज़्यादा होती है, ज़्यादा गर्मी होने के कारण। अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट के बीच पाई जाती है। यहाँ देशांतरीय विस्तार भी बताया जा रहा है। यह उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है। भाई, सीधे तौर पर अगर हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, यानी कि उत्तर की तरफ जाएंगे, तो ध्रुवों की तरफ लवणता जो है वो घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर तापमान जो होगा वो नहीं होगा, गर्मी नहीं होगी। गर्मी नहीं होगी तो पानी वाष्प बनकर नहीं उठेगा, ताज़ा पानी जो है यहाँ पर जो है रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवों से ग्लेशियर से ताज़ा पानी, बर्फ जो पिघलती है वो आता है। तो क्रमिक रूप से ये लवणता घटती जाती है।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। तो एक्सेप्शनल केस है, अपवाद स्वरूप है कि जो उत्तरी सागर है, ठीक है, उत्तरी सागर है, इसका नाम याद रखिएगा, इसमें उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, अब ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्या होता है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, जलधारा ही है ये, इसके द्वारा अधिक लवणीय जल का प्रवाह होता है, इसलिए यहां पर लवणता पाई जाती है। बाल्टिक, अगर सी की बात की जाए तो बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। भाई ऐसा कोई स्थान जहां पर ताजा पानी आकर मिल रहा है, नदियां जो है अपना पानी विसर्जित कर रही हैं, तो वहां पर तो लवणता कम ही देखने को मिलेगी ना। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक हो जाती है क्योंकि भूमध्य सागर का जो जल है वो ज्यादा वाष्प बनकर ऊपर जाता है और सागर में सिर्फ नमक की मात्रा बचती है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए गए जाने वाले ताजे जल के कारण कम हो जाती है, तो जो ब्लैक सी है उसकी लवणता भी कम हो जाती है। तो ये लवणता का क्षैतिज वितरण है जो हम लोगों ने देखा है। यहां पर आप देख सकते हैं हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है, 35% है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। तो मैंने बताया ना, जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, वहां पर पूरा गंगा नदी तंत्र है, जितनी दक्षिण भारत की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, इसलिए वहां पर ताजे पानी की आपूर्ति होने के कारण लवणता कम पाई जाती है। इसके विपरीत अगर हम लोग देखें अरब सागर की बात करें, किसकी बात करें, अरब सागर की बात करें, तो यहां पर उच्च लवणता देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहां पर ताजे पानी का जो स्रोत है या नदियां जो हैं वो कम आकर मिलती हैं, साथ ही साथ वाष्पीकरण उच्च होता है, इसलिए यहां पर अरब सागर में ज्यादा लवणता देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अभी तक जो मैंने बताया है लवणता का क्षैतिज वितरण ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर महासागरों की जो सतही लवणता है उसका डायग्राम आप लोगों को बताया गया है, कितने परसेंट है। आप एक बार सरसरी निगाहों से बस देख लीजिएगा कि कहां पर लवणता ज्यादा है, कहां पर लवणता कम है। तो ये अंक जो दिए गए ना 37, 36, 35, 35, 34, तो ये लवणता को ही प्रदर्शित करने के लिए दिए गए हैं परसेंटेज में। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये स्लाइड आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो लवणता का हम लोगों ने एक क्षैतिज वितरण देख लिया है। अब हम गहराई में उतर रहे हैं कि ऊपर से नीचे अगर हम महासागरीय सतह से गहराई तक जाएंगे तो लवणता किस प्रकार प्रभावित होगी। तो ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक रहेगा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी वन शॉट रिवीजन वीडियो का। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, मजा आ रहा है ना वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो तुरंत चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब लाइक तो करना ही पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए अब हम लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ लेते हैं। तो गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। तो ऊपर से सतह से अगर हम नीचे जाएंगे तो लवणता जो है अलग अलग होते जाती है, लेकिन समुद्र की स्थिति पर भी लवणता निर्भर करती है कि कोई सा समुद्र कहां पर स्थित है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है या ताजे जल के मिल जाने से घट जाती है। ये तो हम देख ही चुके हैं कि अगर पानी जल जो है वो वाष्प बनकर ऊपर उठ रहा है तो लवणता बढ़ जाएगी, अगर ताजा पानी उसमें मिल रहा है तो लवणता घट जाएगी। जैसा कि नदियों में होता है, नदियां जब खारे पानी के स्रोत में मिलती हैं, सागरों में मिलती हैं, तो लवणता जो है वहां की कम हो जाती है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है क्योंकि वहां किसी भी प्रकार से पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। तो जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं ना तो हमें लवणता में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। मतलब लवणता क्या होती है, नियत होती है, निश्चित होती है, क्योंकि वहां किसी भी प्रकार से पानी का ह्रास या पानी की जो क्वालिटी है उसमें डिग्रेडेशन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। भाई सीधे तौर पर अगर हम महासागरीय जल देखें तो ऊपर का पानी जो है वो गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है मतलब वाष्प बनकर ऊपर उठ रहा है। वाष्प बनकर ऊपर उठ रहा है तो नमक की मात्रा जो है यहाँ पर बढ़ी दिख रही है। लेकिन नीचे का पानी तो गर्म ही नहीं हो रहा है, वाष्प बनकर ऊपर ही नहीं जा रहा है, पानी का ह्रास ही नहीं हो रहा है, इसलिए लवणता भी प्रभावित नहीं हो रही है। तो ये डिफरेंस है ऊपर और गहराई में पाए जाने वाले जल में। महासागरों के सतही क्षेत्रों एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है।
तो कम लवणता वाला जो जल है वो उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। ये फैक्ट आप लोगों को पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। एक बार मैं बता देता हूं, महासागरों के सतही क्षेत्रों एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता वाले घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लवणता सामान्यतः गहराई के साथ बढ़ती है। याद रखिएगा, लवणता जो है वो गहराई के साथ बढ़ती जाती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है में ये तीव्रता से बढ़ती है। तो अभी इसके पहले वाली स्लाइड में शायद उसके पहले मैंने धोखे से आप लोगों को गहराई के साथ घटती बता दिया था। याद रखिएगा, लवणता सामान्यतः जो होगी वो गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र। हम लोगों ने ताप प्रवणता वाला थर्मोक्लाइन वाला क्षेत्र देखा था जिसमें टेम्परेचर एकदम से घट रहा था। याद आ रहा है वो चित्र हम लोगों ने एक बनाया था, फिर से देखिए मैं आप लोगों को शो कर देता हूं। इस तरीके से हम लोगों ने एक चित्र देखा था, याद आ रहा है। तो वो जो लाइन थी जहां पर तापमान जो है वो तेजी से गिर रहा था, उस लाइन को मैंने थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता वाली लाइन बोला था। यहां पर जब लवणता जो है वो गहराई के साथ जब बढ़ती है तो एक स्पष्ट क्षेत्र हमें नजर आता है, उस क्षेत्र को हेलोक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में ये गहराई के साथ बढ़ती जाती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को भी प्रभावित करती है, याद रखिएगा, तथा महासागरीय जल के स्तरीकरण को प्रभावित करती है। तो हम लोगों ने देखा था ना, महासागरीय जल में तापमान के आधार पर 3 लेयर देखी थी, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत। वैसे ही लेयर को प्रभावित करती है यह लवणता। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है, याद रखिएगा, डेंसिटी को प्रभावित करती है। यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समुद्र जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। मतलब जिस समुद्र का वो पानी जिसमें नमक ज्यादा घुला होता है, ज्यादा नमक घुला होता है मतलब लवणता ज्यादा होती है, सैलिनिटी ज्यादा होती है। अगर सैलिनिटी लवणता ज्यादा होती है तो घनत्व भी ज्यादा होता है, याद रखिएगा। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई डेड सी जो होते हैं, डेड सी जो काला सागर है, वहाँ पर तैरना संभव क्यों हो पाता है, क्यों वहाँ पर नहीं डूबते, तो आप बोलेंगे क्योंकि वहाँ की लवणता ज़्यादा होती है और लवणता ज़्यादा होने के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। इस वजह से मृत सागर डेड सी में डूबना संभव नहीं है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। तो जिसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है, जो है नमक जिसमें ज़्यादा घुला होता है, वो नीचे रहेगा, और कम लवणता वाला जो जल है वो जो है उच्च लवणता वाला जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाएगा। जिसकी सैलिनिटी ज़्यादा होगी वो नीचे होगा, जिसकी सैलिनिटी कम होगी वो ऊपर होगा। इससे लवणता का स्तरीकरण मतलब एक लेयर बन जाती है कि कम उच्च, इस तरीके से। जैसे तापमान में था ना कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था उच्च तापमान, फिर निम्न तापमान, और सबसे नीचे हम लोगों ने देखा था सबसे कम तापमान 0 डिग्री तक पहुंच रहा था। वैसे ही कुछ जो है यहाँ पर जो है लवणता के बारे में बताया गया है कि जिसकी सैलिनिटी ज्यादा है, उच्च लवणता वाला जो समुद्री जल है वो नीचे रहेगा, ठीक है, किसके, कम लवणता वाले जल के। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हम लोगों ने लवणता का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और इस तरीके से हम लोगों की जो कंप्लीट रिवीजन जो हम लोग कर रहे थे चैप्टर का 1 शॉट, ये कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट में जो हम लोगों ने देखा वो फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा थी, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, और शुरुआत में जो हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया उसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा थी, जिसका बेस जो था वो शुरू वाली जो स्लाइड थी जलीय चक्र, वहीं से तैयार होकर आ रहा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा। मज़ा आया है कि नहीं वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लगी है, एक एक चीज़ बारीकी से आप लोगों को समझ में आई है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है,
इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और डाउट की स्थिति में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।